अगर तुमने एनसीईआरटी को देखा होगा तो एनसीईआरटी में इस तरह के बॉक्स बना करके क्वेश्चंस पूछे गए होंगे उसके ऊपर में। अगर तुमने एनसीईआरटी पढ़ा होगा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, तो एक ऐसा बॉक्स बना होगा। इस बॉक्स को एनसीईआरटी दो पार्ट्स में, दो चैम्बर में डिवाइड कर देगा, ए चैम्बर और द बी चैम्बर, दो चैम्बर में डिवाइड करेगा, ठीक। और वहां पर ऐसे डॉटेड स्ट्रक्चर दिया होगा। ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है वो सॉल्यूट है, ये सॉल्यूट है, ये सॉल्यूट है, सॉल्यूट है, ठीक है। तो क्या पता चल रहा है, देखो जो डॉटेड स्ट्रक्चर है वो सॉल्यूट है, तो ए चैम्बर में सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा है, बी चैम्बर में सॉल्यूट का अमाउंट कम है। अब पूछा जाएगा कि वाटर का मूवमेंट किधर से किधर होगा, जो वाटर का मूवमेंट किस साइड होगा। ये एनसीईआरटी में बेटा फिगर है, ये मैंने एनसीईआरटी का फिगर लिया है। अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो इस फिगर को आप देख सकते हो, सिंपल। तो आप क्या बोलिएगा, मैंने हमेशा बताया है कि सबसे पहले आप ऐसे लिखिए, वाटर पोटेंशियल साई डब्ल्यू वाटर पोटेंशियल होता है, इधर भी लिख दीजिए साई डब्ल्यू वाटर पोटेंशियल। वाटर की ताकत वाटर पोटेंशियल कहलाता है। तो वाटर पोटेंशियल दो चीज पे डिपेंड करेगा कि उसके अंदर कितने सॉल्यूट है। सॉल्यूट डालिएगा वाटर का पोटेंशियल घटेगा, ये मैंने फर्स्ट क्लास में भी बताया था। हाँ, लगातार मैं 3 दिनों से यही बोल रहा हूं कि वाटर की ताकत को वाटर पोटेंशियल कहते हैं, और जैसे ही आप सॉल्यूट डालते हैं तो वाटर पोटेंशियल घटता है। इसलिए साइएस हमेशा नेगेटिव में हम लोग लिखते हैं। उसके बाद में आपको लिखना है यहां पर साई पी, तो यहां पर प्रेशर पोटेंशियल, तो यहां पर कोई एक्सटर्नल प्रेशर तो है नहीं, यहां पर कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर तो है नहीं, बाहर में कोई भी प्रेशर आपने एक्सर्ट तो किया नहीं है, तो 0। मान लीजिए यहां पर हमने सॉल्यूट कितने लिखे, 10 लिखे मान लीजिए, तो ये आपका हो गया -10। सॉल्यूट कितने 10 है, लिख दिया। तो जितना सॉल्यूट डालिएगा वाटर पोटेंशियल उतने से घट जाएगा, इसी को कहते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल। सॉल्यूट डालने से वाटर पोटेंशियल पे क्या असर पड़ता है, सॉल्यूट डाला 10 तो वाटर पोटेंशियल पे क्या असर पड़ा सर, घट गया, माइनस में लिख दिया। तो यहां का साई डब्ल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए, यहां का साई डब्ल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए चैम्बर बी का, तो चैम्बर बी में हो गया -10 वाटर पोटेंशियल। इसी तरह से आप एनसीईआरटी में देखिए, यहां पे साई डब्ल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। साई डब्ल्यू होता है साई एस सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। मान लीजिए यहां पर सॉल्यूट जो है 50 है, मान लीजिए सॉल्यूट कितना है 50 है। सॉल्यूट कितना है यहां पर देखिए, डॉट जितना है वो सॉल्यूट है, मान लीजिए 50 है। तो आपने सॉल्यूट डाला, वाटर पोटेंशियल घटेगा, -50 हो गया। सॉल्यूट पोटेंशियल कितना हो गया, कितना मैग्नीट्यूड है सर 50 है। तो आपने सॉल्यूट डाला, वाटर पोटेंशियल घट गया, तो साई एस कितना हो गया -50। कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है, 0, यानी कि यहां का साई डब्ल्यू है -50। अब बोलेगा वाटर का मूवमेंट बताइए, तो हमेशा याद रखना, अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट में इश्यू है तो सिंपल, जिधर सॉल्यूट ज्यादा होता है, अब एनसीईआरटी का फिगर देखो, जिधर सॉल्यूट ज्यादा होता है पानी उधर ही अट्रैक्ट होता है। तो पानी का मूवमेंट बी से ए की तरफ हो जाएगा, क्योंकि ए में सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्यूट ज्यादा हाइपरटोनिक हो गया, तो पानी का मूवमेंट ए बी से ए की तरफ हो गया, ठीक है। सेकेंड, वाटर पोटेंशियल में बता दीजिए, तो हमने वाटर पोटेंशियल में क्या कैलकुलेट किया, बी में -10 है, लेस नेगेटिव, और इधर है मोर नेगेटिव, तो अरेंज कर दीजिए पानी का मूवमेंट लेस नेगेटिव साइड डब्ल्यू से मोर नेगेटिव साइड डब्ल्यू। लेस नेगेटिव -10, मोर नेगेटिव -50। एनसीईआरटी के दो क्वेश्चन बन गए। अब एनसीईआरटी बोलेगा साई एस के टर्म में बता दो। वाटर पोटेंशियल में मैंने क्या बताया, यहां पास सॉल्यूट कितना है 10 है, वाटर की ताकत 10 से घटी, यहां पर कितने डाउट है 50 है,
तो वाटर की ताकत, वाटर पोटेंशियल 50 से घट गया, तो पानी का मूवमेंट लेस नेगेटिव साइड W टू मोर नेगेटिव साइड W हुआ। या इसी को मैंने क्या कहा, वाटर विल मूव फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल, हाई वाटर क्योंकि लेस नेगेटिव है, हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव कर जाएगा। और फोर्थ क्वेश्चन एनसीईआरटी का बन गया, साई एस के टर्म में बताइए, साई एस के टर्म में बताइए। तो क्या कीजिएगा, दोनों तरफ सॉल्यूट कैलकुलेट कीजिए, दोनों तरफ सॉल्यूट कैलकुलेट कीजिए। तो यहां पर साई एस कितना है, -10, यहां पर साई एस कितना है, -50। तो वाटर विल मूव हाई सॉल्यूट पोटेंशियल टू लो सॉल्यूट पोटेंशियल। देखिए यहां -10 है यानी ज्यादा सॉल्यूट पोटेंशियल, यहां -50 है लो सॉल्यूट पोटेंशियल, तो वाटर विल मूव हाई सॉल्यूट पोटेंशियल टू लो सॉल्यूट पोटेंशियल। एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन बन गया, एनसीईआरटी के फिगर दे रखा है और ये क्वेश्चन पूछा गया ना। तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। और जो लेट से आए हैं उनके लिए, तो लेट क्यों रहते हो भाई, ऐसा क्या है, 12:40, चलो अच्छी बात है कि कॉन्सेप्ट तुम्हारा गड़बड़ हुआ, अच्छी बात है। एनसीईआरटी का मैंने सारे जो भी न्यूमेरिकल्स थे मैंने सॉल्व करा दी। अगर एनसीईआरटी होगा तो आप देखिए, एनसीईआरटी ने ब्लॉक बना करके ये क्वेश्चन पूछा है कि वाटर का मूवमेंट वाटर पोटेंशियल में बताइए, वाटर का मूवमेंट सॉल्यूट पोटेंशियल में बताइए, वाटर का मूवमेंट कंसंट्रेशन में बताइए। तो हमने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलो अब नेक्स्ट, ये हमने क्यों पढ़ा सर, ये हमें पढ़ने से क्या फायदा मिला सर, ये हमें पढ़ने से क्या फायदा मिला सर, डीपीडी पढ़ने से क्या फायदा मिला सर, ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से हमें क्या फायदा हुआ सर, 3 दिन से हम पढ़ क्या फायदा हुआ सर, हम टर्गर प्रेशर पढ़े, इसे क्या फायदा हुआ सर, पानी अंदर सेल के अंदर चला गया, सेल स्वेल कर गया, टर्जिड हो गया, इससे बेनिफिट क्या है सर, सेल के अंदर में जो टर्गर प्रेशर 0 हो गया, सेल फ्लैसिड हो गया, सर फायदा क्या हुआ हमें, सेल से एक्सेस पानी निकल गया, जो आपका प्रोटोप्लास्ट है वो बच्चा श्रिंक हो गया, सर बेनिफिट, सर प्लाज्मोलाइसिस से क्या बेनिफिट हुआ। तो आज से जो क्लासेस स्टार्ट होगी, वो बच्चा जो भी तुमने पढ़ा वो बेसिक था, जो भी तुमने पढ़ लिया वो बेटा बेसिक बता दिया, डीपीडी, ओपी, टर्जिड, फ्लैसिड सब पढ़ लिया। आज से उसका यूज पढ़ेंगे, आज से बच्चा हम उसका यूज पढ़ेंगे। अब देखो कितना यूज होने वाला है, जो भी तुमने पढ़ा ना, टर्गर प्रेशर ना, जो तुमने पढ़ा है वॉल प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, आज से हम लोग हर चैप्टर हर टॉपिक में उसका यूज करेंगे। जैसे आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन, तो ट्रांसपीरेशन आपको बहुत इजी से समझ में आएगा। ट्रांसपीरेशन अब लगेगा कि आप रियल में सीखे हो पहली बार, पहले तो आपने डंडे के जोर पे बेटा रट्टा मार लेते थे, ये प्लांट से पानी का निकलना ट्रांसपीरेशन हो गया, दिन में स्टोमाटा खुल जाएगा, ये तो आपने रट्टा मार लिया। लेकिन क्यों, क्यों का रीजन एक्चुअली में आज क्लियर होगा। हाँ, तो आज हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ट्रांसपीरेशन, ठीक है। तो चलो फटाफट, डिफिनीशन सबको आता है, डिफिनीशन में किसी को कोई इश्यू नहीं है, ट्रांसपीरेशन होता क्या, सभी क्लास 6 से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। कि जो भी प्लांट है, देख लीजिए, जो भी प्लांट है, प्लांट ने मिट्टी से पानी एब्जॉर्ब किया, स्टेम में गए और लीफ में गया। हाँ, लीफ के अंदर में छोटे छोटे पोर्स है, जिसे आप स्टोमेटा कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। ये दिन के टाइम में स्टोमाटा खुलता है, दिन के टाइम में स्टोमाटा खुलता है, सबको मालूम है, दिन के टाइम में, डे के टाइम में स्टोमाटा ओपन होगा। किस लिए ओपन होगा सर, रीजन बताइए, स्टोमाटा से क्या फायदा है, तो बोले बहुत आसान है, स्टोमाटा से फायदा क्या है, स्टोमाटा इसलिए खुलता है कि CO2 नाम की गैस अंदर इंटर करे, अंदर जाए, जिससे कि फोटोसिंथेसिस लीड हो। लीफ को CO2 चाहिए, इसलिए स्टोमाटा को खोला जाता है। लेकिन जब स्टोमाटा खुलता है तो गलती क्या होती है कि लीफ के अंदर पानी ज्यादा है, लीफ के अंदर पानी ज्यादा है,
और ये पानी इस स्टोमाटा से बाहर निकल जाता है, इसी को ट्रांसपीरेशन कहते हैं। आपने किस लिए खोला था? कि CO2 अंदर जाए, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला अंदर से पानी बाहर निकल गया, वाटर का लॉस होना, ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन, यही ट्रांसपीरेशन, इसी को आप कहते हो ट्रांसपीरेशन। सर कहां से होगा? तो आंसर ध्यान से सुनिए, ध्यान से। जो भी पार्ट मिट्टी के ऊपर है, जो भी पार्ट बेटा मिट्टी के ऊपर है, एक्सपोज्ड पार्ट है, जहां पर सनलाइट गिर रहा है, जो भी जहां पे सनलाइट गिर रहा है, ये पूरा पार्ट से ट्रांसपीरेशन होगा। ऐसा मत कर लीजिएगा, केवल लीफ मत लिखिएगा। डिफिनीशन क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर, लिक्विड फॉर्म में नहीं बचा, वेपर फॉर्म में, वाटर का वेपर के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में निकलना फ्रॉम द एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द प्लांट, जहां पास सनलाइट गिर रहा है वहां से वाटर का वेपर के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में निकलना, ट्रांसपीरेशन। हम लोग मान लेते हैं कि लीफ से केवल निकलता है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम 99% पार्ट जो है लीफ से ही निकलता है, लेकिन स्टेम से भी ट्रांसपीरेशन होता है। सर कैसे? स्टेम कैसे ट्रांसपीरेशन करेगा? ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। जो ओल्ड स्टेम होते हैं, जो ओल्ड स्टेम होता है, उनके अंदर छोटे पोर्स होते हैं, जिसे आप कहते हो लेंटिसेल। आप पढ़िएगा ना एक चैप्टर, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, वहां आपको ब्लैक पॉइंट में बच्चा ना, ब्लैक पॉइंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। एनसीईआरटी में ब्लैक पॉइंट में एक वर्ड मिलेगा, लेंटिसेल। बोले क्या होता है? तो बोलेगा जो ओल्ड स्टेम है, यंग स्टेम नहीं, ओल्ड स्टेम है, जो ओल्ड स्टेम है ना, उनके अंदर में आप देखिएगा ओल्ड वुडी स्टेम, ओल्ड वुडी स्टेम में कुछ पोर्स होते हैं जो बेटा लेंस शेप्ड होते हैं। लेंस शेप्ड होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट में, लेंस शेप्ड का होता है, और एनसीईआरटी ने फिगर भी बनाया। बोले सर किस लिए होता है ओल्ड वुडी स्टेम में? क्योंकि अंदर में स्टेम में बच्चा लिविंग सेल है, अंदर में लिविंग सेल है, उनको ऑक्सीजन चाहिए। किस लिए? रिस्पिरेशन करना है, रिस्पिरेशन करना है। ये बच्चा अंदर में लिविंग सेल है, इनको रिस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन कहां से आएगा? तो ये जो लेंस शेप्ड का स्ट्रक्चर है, ये पोर है, इसी को लेंटिसेल कहते हैं। इससे O2 अंदर जाएगा और इससे बच्चा CO2 बाहर आएगा, इससे CO2 बाहर आएगा, गैसियस एक्सचेंज। तो लेंटिसेल क्या होता है? एनाटॉमी में क्या याद रखना है? ओल्ड वुडी स्टेम, उसके आउटर पार्ट पे क्या होते? पोर्स होते ना। इस पोर को आप कहते हो बच्चा लेंटिसेल, और लेंटिसेल एक जगह नहीं एनसीईआरटी में लिखा है। एनसीईआरटी में जब रिस्पिरेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां भी बेटा लेंटिसेल वर्ड आएगा ना, कि स्टेम कैसे ट्रांसपिरेशन करता है। लीफ का तो समझ में आता है, स्टोमाटा है, स्टेम कैसे करेगा रिस्पिरेशन? तो बेटा लेंटिसेल पोर है, उसी से O2 जाएगा और CO2 बाहर निकलेगा। गैसेस एक्सचेंज कैसे करता है? लेंटिसेल से। और गलती क्या हुआ? ये पोर बेटा दिन और रात दोनों में खुला रहता है। ये जो पोर मैंने बनाया, लेंटिसेल बनाया, ये दिन और रात दोनों टाइम खुला रहता है। इससे प्रॉब्लम क्या होता है कि अंदर में अगर एक्सेस पानी है, अगर पानी अंदर में है, थोड़ा बहुत है, वो पानी बाहर में निकल जाएगा, वो बाहर आ जाएगा। यही तो ट्रांसपीरेशन है। तो इस लेंटिसेल से भी थोड़े बहुत पानी का लॉस होता है। इसी को कहते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन, इसी को कहते हैं हम लोग लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन। आ गया समझ में? और ये क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चा गलत करता है। सर लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन में कहां से पानी का लॉस हुआ? तो नाम है बच्चा लेंटिसेल। सर लेंटिसेल होता क्या है? ओल्ड वुडी स्टेम में बाहर में छोटे छोटे पोर्स होते, कैसा से? लेंस से। किस लिए? अंदर में ऑक्सीजन लेने के लिए, CO2 को निकालने के लिए, गैसियस एक्सचेंज। लेकिन थोड़े से पानी का उससे बाहर का आना
हाँ, इसी को कहते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन। और ये डे और नाइट दोनों में हो सकता है, दिन में भी हो सकता है और नाइट दोनों में होगा। सर क्यों? ट्रांसपीरेशन तो दिन में होता है, स्टोमेटा से जो ट्रांसपीरेशन होगा वो बेटा दिन में होगा। स्टोमेटा दिन में, जो लेंटिसेल से ट्रांसपीरेशन होगा ये तो पोर है, परमानेंट पोर है, तो दिन और रात दोनों में होता है, लेकिन बहुत कम है इसलिए हम लोग पढ़ते नहीं। 0.1% ही होता है, इससे केवल 0.1% ही होता है, तो हम लोग बच्चा नेग्लेक्ट कर देते हैं, जाओ नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे। लेकिन आपकी एनसीईआरटी ने बेटा लेंटिसेल्स के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। सर हमने पढ़ा नहीं मिला, आप एनाटॉमी पढ़िए, आपको बहुत अच्छे से मिलेगा। आप रेस्पिरेशन इन प्लांट चैप्टर पढ़िए, बहुत अच्छे से लेंटिसेल के बारे में मिलेगा। मैंने जानबूझ करके नहीं पढ़ाया था क्योंकि आज सिखाना था ना। चलो ठीक है सर, और कहीं से ट्रांसपिरेशन होता है क्या? मैं किसी से पूछता हूं तो बच्चा यही बोलता है सर लीफ से होता है। अरे भाई लीफ से होता ही तो सबको आता है। एक क्लास 10th के बच्चे से मैं पूछूंगा ट्रांसपिरेशन कहां से होता है, बोले लीफ से होता है। अरे ये तो सबको आता है, कुछ नया पढ़ो ना, कुछ नया पढ़िए भाई, कुछ नया पढ़िए। तो कहता है एनसीईआरटी, यहां देखो ध्यान से, जो बच्चा यंग स्टेम है, हर्बेसियस स्टेम यानी यंग स्टेम है, लीफ से होता है, ये तो सबको मालूम है, लीफ में स्टोमाटा होते हैं, ये तो सबको मालूम है, सबको मालूम है, सबको मालूम है। हम नई चीज बात करें, एनसीईआरटी चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, उसमें कहता है बच्चा कि अगर स्टेम जो है वो यंग है, बच्चा अभी हार्ड वुड स्टेम नहीं है, ओल्ड वुड स्टेम नहीं है, अगर स्टेम यंग है, हर्बेशियस है यानी हरा है, तो ये हरा स्टेम भी बेटा फोटोसिंथेसिस करता है। जब स्टेम यंग है, कोई लगाया है कभी प्लांट प्लांट? हाँ सर, स्टार्टिंग में बहुत पतला होता है स्टेम, वो हरे रंग का होता है। अरे यंग है तो वो ग्रीन कलर का होगा, और ग्रीन कलर का है तो फोटोसिंथेसिस करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, और फोटोसिंथेसिस करेगा तो उसे CO2 चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। कहां से आएगा, कहां से आएगा? इसलिए यंग स्टेम में भी बच्चा स्टोमाटा होते हैं, याद रखिएगा। यंग स्टेम में भी पोर होता है जिसे स्टोमाटा कहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके एनाटॉमी में ये बेटा पॉइंट लिखा हुआ इन हर्बेसियस यंग स्टेम, यंग स्टेम में भी स्टोमाटा पाया जाता है। लीफ में तो पाया जाता है, सबको मालूम, लेकिन यंग स्टेम में भी पाया जाता है। ये गांठ बांध लीजिए। सर क्यों? क्योंकि यंग स्टेम भी फोटोसिंथेसिस करेगा, उसे CO2 चाहिए, तो CO2 लेने के लिए वो स्टोमाटा रखता है। बाद में यही ओल्ड में कन्वर्ट हो गया तो यही इसी जगह पे आपके लेंटिसेल बन जाएंगे। बाद में ओल्ड स्टेज में यही पास पोर बन जाएगा लेंटिसेल। तो क्लियर है? तो जहां भी प्लांट में छोटे मोटे पोर्स होंगे तो पानी बाहर निकलेगा, इसी को ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो ट्रांसपीरेशन 3 जगह से हो गया, गांठ बांध लो। ट्रांसपीरेशन बेटा 3 जगह से हुआ। बोले सर तीसरा तो नहीं बताया आपने, बताता हूं। एक जो ट्रांसपीरेशन जो मैक्सिमम होगा वो तो स्टोमाटा से होगा, स्टोमाटा से होता है, स्टोमाटा से होता है। स्टोमाटा मेनली लीफी में होता है। चलो यंग स्टेम में होता है, बता तो दिया ना, लेकिन मेनली अगर पूछा जाए तो आप अपना आंसर करिएगा लीफ से। दूसरा क्या बताया सर? दूसरा आपने बताया कि स्टेम ओल्ड वुडी स्टेम में कुछ होते हैं सर पोर, लेंटिसेल। लेंटिसेल, लेंटिसेल से बहुत कम होता है, 0.1%, तो हम लोग निग्लेक्ट कर देते हैं, हम लोग बच्चा निग्लेक्ट कर देते हैं, जा बेकार है पढ़ना, इसलिए एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ाएगा आपको। सर तीसरा कौन है? तीसरा है बच्चा क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन। बोले ये क्या बल है सर, ये क्यूटिकुलर क्या होता है? क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन, क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन, चलिए क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन थोड़ा सा बात करें। सर ये क्या है क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन, तो नाम नहीं सुना है, तो सुनिए। स्टोमाटा वाला तो सभी पढ़ते हैं, 90% तो यहीं से होगा, लगभग 9%, 9 से 9.9% बच्चा हो जाएगा आपका क्यूटिकुलर, 0.1% होगा लेंटिकुलर। सर ये क्यूटिकुलर क्या है?
सर क्यूटिकल पर होता क्या है? बहुत आसान है, सभी को आता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ये लीफ, ठीक है, लीफ में स्टोमेटा, पोर, बोले हाँ आता है। स्टोमेटा से पानी बाहर निकलेगा, स्टोमेटा से पानी बाहर निकलेगा। याद रखिए बच्चा, प्लांट जितना पानी एब्जॉर्ब करता है, बच्चा प्लांट जितना पानी एब्जॉर्ब करता है, पानी 100 ml एब्जॉर्ब हुआ, ऊपर गया पानी, इसी को कहते हैं एसेंट ऑफ सैप, ऊपर गया, वहां से लीफ में गया, उसका बच्चा 98% से 99% पानी बच्चा ट्रांसपिरेशन में निकल जाता है। 98 से 99% पानी लॉस हो जाता है। जितना पानी उसने एब्जॉर्ब किया और ऊपर तक भेजा, टोटल एब्जॉर्ब किया कितना 100 ml, तो उसका बच्चा 98 से 99 ml वेपर के फॉर्म में लॉस हो जाएगा, निकल जाएगा। सर तो ट्रांसपिरेशन तो बेकार चीज है। सर ट्रांसपिरेशन तो बेकार चीज है, इसलिए एनसीईआरटी बेटा डिफेंस करेगा, अपने बातों को बोलेगा। हाँ आप बोल सकते हो कि बेकार चीज है, 98 से 99% पानी का बाहर निकलना बेकार बोल सकते हो बेटा, बेकार बोल सकते हो, लेकिन अगर ट्रांसपिरेशन नहीं होगा प्लांट मर जाएगा, प्लांट बेटा मर जाएगा। नहीं सर ऐसे कैसे, ट्रांसपिरेशन में तो नुकसान हो रहा है और आप बोल रहे हो प्लांट। ध्यान से सुनिएगा, ट्रांसपिरेशन से पानी बेटा जब इवेपोरेट होगा, लॉस होगा, निकलेगा, गैसियस फॉर्म में निकलेगा बच्चा पानी, इससे बेटा कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। गर्मियों में कभी गए हो, स्कूल में छुट्टी हो गई, बहुत तेज गर्मी है, तो आप पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। सोचो पेड़ के नीचे आप बेटा खड़े हो गए, अपने दोस्त के साथ गप्पे मार रहे हो कि यार बहुत धूप है, थोड़ा सा कम हो जाएगा चले जाएंगे, और वहां पर ठंडा क्यों लगता है, वहां पर ठंडा क्यों लगता है? बोले सर ठंडा क्यों लगता है मुझे क्या मालूम। वहां पर देखना बेटा टेम्परेचर कम होता है, कहता है बच्चा इस ट्रांसपिरेशन से 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर डाउन हो जाता है प्लांट का। 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तक प्लांट का टेम्परेचर बेटा डाउन हो जाता है, तो बेटा प्लांट जल के मर जाएगा। इतना ज्यादा हीट, इतना गर्मी, हाँ इतना गर्मी से बेटा प्लांट मर जाएगा। जैसे तुम्हें नुकसान होता है, प्लांट को भी नहीं नुकसान होगा क्या? तुम तो बेटा एसी ऑन करके बैठ गए, कूलर ऑन करके घर में बैठ गए, प्लांट का सोचा कभी? 40 डिग्री चल रहा है बाहर में, तो प्लांट का अपना एसी सिस्टम है, टेम्परेचर को कंट्रोल करने का सिस्टम है। बोलेगा हम खूब पानी निकाल लेंगे, पानी निकालेंगे, कूलिंग इफेक्ट करेंगे, कूलिंग इफेक्ट देंगे, पानी को वेपोराइज करेंगे, सारा हीट एनर्जी को वेपर में कन्वर्ट करते जाएंगे। सनलाइट से एनर्जी आया, उसे पानी को इवेपोरेट करा देंगे, उस एनर्जी को यूज करके वेपर में कन्वर्ट करा देंगे, और इससे कूलिंग इफेक्ट आएगा, प्लांट का आसपास का टेम्परेचर बेटा घट जाएगा 10 से 15 डिग्री सेल्सियस। अगर कभी क्वेश्चन आए, याद रखना इसमें बच्चा कंफ्यूज होता है, अगर कभी तुमसे ये क्वेश्चन पूछे ट्रांसपिरेशन क्यों होता है, अगर कभी भी क्वेश्चन आ गया ट्रांसपिरेशन क्यों होता है, एक ही लाइन लिखना, टू प्रोवाइड द कूलिंग इफेक्ट, टू प्रोवाइड द कूलिंग इफेक्ट, टेम्परेचर को डाउन करने के लिए, टेम्परेचर को डाउन करने के लिए, ये मेन काम है बच्चा, मेन काम टेम्परेचर को डाउन करना है, अदरवाइज प्लांट मर जाएगा। टेम्परेचर को डाउन करना है, इसलिए ट्रांसपिरेशन होता है, लॉस ऑफ वाटर कराता है, खूब पानी निकालेगा, कूलिंग इफेक्ट देगा। हाँ लेकिन इसके अलावा भी काम होता है, लेकिन वो एसेसरी है। ये बेटा सबसे इंपॉर्टेंट काम था कि हम लोग कूलिंग इफेक्ट कराएं। बाकी काम भी होता है बच्चा, बाकी काम के लिए मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन मेन काम अगर पूछा जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाए, कूलिंग इफेक्ट। बोले सर इसके अलावा क्या काम करता है, आपको आता है। ये रूट, ये स्टेम, ये देखिए ये स्टेम। कुछ बेटा प्लांट तो दुनिया में ऐसे है बच्चा जो 150 मीटर तक भी, 130 मीटर तक हाइट के प्लांट पाए गए, 130 मीटर प्लांट के हाइट वाले पाए गए। कुछ है रेडवुड ट्री, सिकोया प्लांट, दुनिया का सबसे ऊंचा प्लांट है। अभी यूकेलिप्टस वगैरह का नाम सुनते हैं, यूकेलिप्टस बहुत लंबा प्लांट है। तो कभी सोचा है 130 मीटर का प्लांट, 150 मीटर का प्लांट,
गूगल पे थोड़ा चेक कर लेना, दुनिया का सबसे लंबा प्लांट कौन है सर? इतना लंबा प्लांट, इतना लंबा प्लांट में सर पानी आकर लीफ तक पहुंचेगा कैसे? 150 मीटर है प्लांट, कैसे पानी पहुंच जाएगा सर? थोड़ा लॉजिकल सोचो, लॉजिकल सोचना। ये तुम्हारा घर है, घर के आसपास में देखो, कभी कभी बेटा आपके घर के पास में बड़ी बिल्डिंग भी देखेगी, 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर 4 फ्लोर 5 फ्लोर 6 फ्लोर। दिल्ली उल्ली में तो 20-20 फ्लोर का मिल जाएगा, मुंबई में और मिलेगा। हाँ, दुबई में तो बेटा पता नहीं कितना का है, 100 है ना कुछ है, जो दुनिया का सबसे बुर्ज खलीफा सबसे बड़ा। सोचो बेटा, पानी तुम्हारे घर के नीचे मिट्टी में है, वाटर यहाँ है, और यहां बेटा तुम्हारी पानी की टंकी है। तुम्हारे घर में पानी का टंकी ऊपर रहता है, पानी का टंकी ऊपर रहता है। तो बेटा पानी कैसे ऊपर जाता है? तुम्हारे वाटर टैंक में कैसे फिल होता है, कैसे भरता है? बोले कैसे भरता है? जाके मोटर ऑन कर देते, मोटर ऑन किया, मोटर बेटा ताकत लगाता है, मोटर ताकत लगाएगा, इसी ताकत से अगेंस्ट ग्रेविटेशन पानी ऊपर चढ़ता है सर, अगेंस्ट ग्रेविटी पानी ऊपर चढ़ाएंगे, ताकत से खींचेंगे और वाटर टैंक में पानी भरते जाएंगे भरते जाएंगे भरते जाएंगे भरते जाएंगे। भर गया। आजकल कौन कौन और कौन हॉर्स पावर वाला आ गया, क्या आ गया बेटा, 5 मिनट में पानी भर जाता है ना। लेकिन बेटा ये 150 मीटर वाला प्लांट, 130 मीटर वाला प्लांट, इतना बड़ा प्लांट अगेंस्ट ग्रेविटी पानी कैसे चढ़ा? अगेंस्ट ग्रेविटी पानी कैसे चढ़ा? सोचा कभी? ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई मोटर लगाए क्या? प्लांट में कोई मोटर है क्या? यहां पानी है, यहां पानी है, पानी है, पानी अपने आप ऊपर कैसे चढ़ गया? कोई स्विच तो नहीं था इसके अंदर। तो इसका आंसर है बच्चे ट्रांसपीरेशन। इसका आंसर क्या लिख करके आइएगा? ट्रांसपीरेशन। बोले सर कैसे? मैं पढ़ाऊंगा इस चैप्टर में। ट्रांसपीरेशन से लॉस ऑफ वाटर होगा, लॉस ऑफ वाटर होगा, लॉस ऑफ वाटर होगा, पानी निकलेगा, और पानी इतना निकलेगा इतना निकलेगा इतना निकलेगा लीफ से कि लीफ में पानी की कमी हो जाएगी। पानी निकलते जा रहा है, निकलते जा रहा है, ट्रांसपीरेशन, पानी निकलना। तो ये सारे लीफ बेटा एक साथ हजारों लीफ ना स्टेम को बोलेंगे भैया पानी दो, पानी दो। और पानी बेटा मिट्टी से अभी एब्जॉर्ब ही हुआ है, मिट्टी से अभी बच्चा एब्जॉर्ब ही हुआ है, मिट्टी से पानी एब्जॉर्ब हुआ, अपने आप ऊपर कैसे चढ़ जाएगा? तो ट्रांसपीरेशन बच्चा एक फोर्स क्रिएट करेगा, जिसे आप कहते हो ट्रांसपीरेशन पुल। ट्रांसपीरेशन पुल बेटा खींच रहा है, खींच रहा है, इतना ताकत है, इतने ताकत से बेटा खींचा जाएगा कि पानी अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर चढ़ जाएगा। अगर ट्रांसपीरेशन नहीं होता, लॉस ऑफ वाटर नहीं होते, तो स्टेम में बेटा इतना ताकत जनरेट नहीं होता कि पानी को अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर खींच सके। तो प्लांट में जो ऊपर पानी जाता है ना, ऊपर में गया, मिनरल्स गया, लीफ तक मिनरल्स गया, पानी गया, तभी तो फोटोसिंथेसिस में पानी को यूज कर लेगा। तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आंसर ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन पुल बनेगा, मिनरल्स वाटर ऊपर चढ़ेंगे। लेकिन अगर मेन काम पूछा जाए ट्रांसपीरेशन का, बोला बेटा कूलिंग इफेक्ट, टेम्परेचर को घटाना, कूलिंग इफेक्ट देना, ये बेटा सेकेंडरी काम है, सेकेंडरी काम है। प्लीज इसके अलावा सर कभी सोचा है ये मिट्टी, ये रूट हेयर, पानी अपने आप कैसे चला गया भाई? अपने आप मिट्टी से रूट में कैसे चले गए? चलो यहां तक समझ में आ रहा है कि ट्रांसपीरेशन पुल से तुमने पानी को ऊपर खींच लिया, ट्रांसपीरेशन पुल से पानी को खींच लिया ऊपर की तरफ। लेकिन पानी एब्जॉर्ब क्यों हो रहा है? पानी एब्जॉर्ब क्यों हो रहा है? रूट के अंदर क्यों गया भाई मिट्टी से? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर क्यों हो रहा है? तो 96% पानी बच्चा, 96% जो पानी है इसी ट्रांसपीरेशन पुल। देखो ये लीफ ने पानी खींचा, लीफ ने पानी खींच लिया, तो स्टेम ने बेटा पानी दे दिया, ताकत लगा हुआ है, ताकत लगा हुआ है, तो ये रूट से पानी ऊपर मांगेगा, रूट से ऊपर पानी मांगेगा। अब वो ट्रांसपीरेशन पुल रूट को खींच रहा है, रूट से पानी मांग रहे, रूट पानी दे, रूट स्टेम को दिया, स्टेम लीफ को दिया, और लीफ में ट्रांसपीरेशन से पानी बाहर निकल रहा है। तो अब रूट बोलेगा मिट्टी पे ताकत लगा देंगे, खींच रहे हैं,
ऊपर वाला हमसे पानी मांग रहा है, हम कहां से लाए? ट्रांसपिरेशन पुल मेरे पास भी लगा हुआ है, और इसी ट्रांसपिरेशन पुल से पानी बचा मिट्टी से रूट में चला जाता है। 96% पानी जो है एब्जॉर्ब जो होता है इसी ट्रांसपिरेशन पुल के चलते होता है ना। तो ये 3 काम मेन है, इसलिए प्लांट ट्रांसपिरेशन करना चाहता है। उसे मालूम है 98 से 99% पानी तो कोई काम का नहीं, निकल जाएगा, लेकिन फिर भी वो करना चाहता है, फिर भी वो करना चाहता है, क्योंकि उसे बेनिफिट है, प्लांट को बेनिफिट है। सर दुनिया में कौन सा प्लांट किंगडम? एल्गी भी है सर, ब्रायोफाइट भी है, टेरिडोफाइट भी है, जिम्नोस्पर्म भी है, एंजियोस्पर्म भी है। सर 5 भाई हैं, कौन कौन ट्रांसपिरेशन करेगा? हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उसका आंसर बेटा एकदम सिंपल है, जिसके अंदर में रूट स्टेम लीफ होंगे, जिसके अंदर में रूट स्टेम लीफ होगा वहां स्टोमाटा होगा, वो ट्रांसपिरेशन करेगा, वहां स्टोमाटा होगा, ट्रांसपिरेशन करेंगे। तो एल्गी के अंदर रूट स्टेम लीफ नहीं होता तो वहां नहीं होगा, ब्रायोफाइट में भी नहीं होता, नहीं होगा, टेरिडोफाइट में है बच्चा रूट, तो कैसे पानी को एब्जॉर्ब करे और पानी को ऊपर कैसे भेजे? इसलिए ट्रांसपिरेशन करना जरूरी, ट्रांसपिरेशन करना जरूरी है, इसलिए स्टोमाटा रखेगा। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टोमाटा कहां कहां होगा? ब्रायो, तो बोलेगा जहां रूट स्टेम लीफ होंगे वही आपका क्या होगा भाई? स्टोमाटा होगा, ट्रांसपिरेशन वहीं होगा। तो टेरिडो, जिम्नो और एंजियो में। अब मैं क्या था, यहां तक क्लियर है, ट्रांसपिरेशन से फायदा है नुकसान है आपको समझ में आ रहा है। अब सेकेंड है सर कि ट्रांसपिरेशन के 3 तरीके थे। ट्रांसपिरेशन के कितने तरीके थे? 3 तरीके थे, जिसे मैंने एक बात बोला कि ये देखिए, ये मिट्टी, ये रूट, ये स्टेम और ये बच्चा लीफ। लीफ में पोर है जिसका नाम स्टोमाटा है, होना अच्छी बात है, पानी का निकलना अच्छी बात है, फायदा हो गया ना, ट्रांसपिरेशन से फायदा है। मेन फायदा कूलिंग इफेक्ट, उसके अलावा ट्रांसपिरेशन पुल बनेगा, पानी को खींचा जाएगा, तो ऊपर में फोटोसिंथेसिस के लिए पानी चाहिए, ऊपर में मिनरल्स चाहिए, तो सभी का भरपाई ट्रांसपिरेशन पुल से ही होता है। पानी रूट में कैसे आएगा? मिट्टी से अपने आप रूट में कैसे आ जाएगा भाई? तो बोलेगा सर वही ट्रांसपिरेशन पुल लगेगा जिससे मिट्टी से पानी अपने आप अंदर आ जाएगा, अच्छी बात है। लेकिन प्लांट नहीं चाहता कि हम सारा पानी निकालते जाए, ऐसा नहीं कि खोल दीजिए पानी निकल रहा है निकल रहा है, नहीं, प्लांट चाहता है कि पानी का लॉस कम हो। इसलिए बच्चा इस लीफ के ऊपर में बनते हैं क्यूटिकल। इस लीफ के सरफेस पे देखिएगा लिपिड से बना हुआ वैक्सी सब्सटेंस होगा जिसे आप क्यूटिकल कहते हैं। बोले ठीक है सर, क्यूटिकल करेगा क्या? देखिए ध्यान से, ये बच्चा आपका लीफ का इपिडर्मिस है, इपिडर्मिस है, ध्यान से सुनिएगा, ये इपिडर्मिस है, ठीक है, ये इपिडर्मिस है, बीच में क्या है? स्टोमाटा है, पोर, यहां से पानी बाहर निकल रहा है। लेकिन प्लांट आसानी से जाने नहीं देगा, पानी की कमी है यार, गर्मी का टाइम है और डेजर्ट में प्लांट है, डेजर्ट में सोचिए ना, पानी, प्लांट का डेजर्ट में पानी बेटा बहुत कम मिट्टी में और सारा निकाल देगा, ये तो अच्छी बात नहीं। इसलिए वो अपने लीफ के सरफेस पे, इस इपिडर्मल के अंदर, इसके सेल वॉल पे एक क्यूटीन का एक केमिकल है बेटा, क्यूटीन ना, जो लिपिड का बना हो, एक लेयर बनाएगा जिसे हम लोग कहेंगे क्यूटिकल। क्यूटिकल कहां है? जो इपिडर्मिस के सेल वॉल पे, ये इपिडर्मिस है, इसके सेल वॉल पे इपिडर्मल सेल है, उसके सेल वॉल में सर कैसा है? वैक्सी, वैक्सी सब्सटेंस है। तो पूरे इपिडर्मिस पे ये फैले, ये देखिए, ये जो मैंने ये रेड वाला बनाया अभी, सर फायदा क्या है? क्योंकि पानी को कम से कम जाने दे, इसलिए जो डेजर्ट में प्लांट होते हैं उनके अंदर बच्चा क्यूटिकल का लेयर मोटा होगा, मोटा होगा, मोटा होगा, मोटा होगा, क्योंकि पानी कम से कम उसको क्रॉस करके बाहर जाए। हाँ, इसलिए अडेप्टेशन अब पढ़ते हैं, जीरोफिटिक प्लांट जो डेजर्ट में रहते हैं कैसे पानी से बचाएंगे, तो कम पानी का लॉस करेंगे,
इसलिए क्यूटिकल मोटा बनाएंगे। बोले ठीक है। सेकेंड, कुछ कैंप प्लांट होंगे, बोलेंगे हम दिन में स्टोमाटा खोलेंगे ही नहीं, दिन में तो बहुत गर्मी पड़ता है, सारा पानी मेरा निकल जाएगा, तो रात में हम स्टोमाटा खोलेंगे। चलिए, उनकी कहानी तो अलग है, कैंप प्लांट की तो कहानी अलग है। वो दिन में डरते हैं, मालूम है, दिन में बेटा 50 डिग्री टेम्परेचर है, पूरा निकल जाएगा पानी, तो कैसे बचेंगे। तो सब प्लांट का अलग अलग एडेप्टेशन है। कुछ बोलेगा हम क्यूटिकल मोटा बनाएंगे, और कुछ बोलेगा हम लीफी हटा देंगे, ले ना रहेगा लीफ ना ये सब बवंडर होगा, लीफी हटा देंगे। जैसे आपका कैक्टस, जो लीफ है बच्चा वो खत्म हो गया, जो स्टेम है वो हरे रंग में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये लीफ बेटा कांटों में, लीफ कांटा हो गया, और स्टेम हो गया बच्चा फ्लेशी ना, मोटा वाला। ये हो गया आपका कौन, स्टेम, वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, उसमें छोटे छोटे स्टोमेटा होंगे। तो कोई कोई तो बेटा लीफी उड़ा देगा, तो ठीक है। कुछ बोलेगा नहीं नहीं क्यूटिकल, तो बोले सर क्यूटिकल तो पानी को रोकता है, लेकिन देखो स्टोमाटा से पानी निकला, लेकिन कुछ पानी ध्यान से सुनना, कुछ वाटर मॉलिक्यूल इस क्यूटिकल में ट्रैप हो गए, जो क्यूटिकल का लेयर है उसमें ट्रैप हो गए, पानी निकला, क्यूटिकल जाने नहीं दे रहा है, नहीं जाने देंगे। तो यहां पर पानी निकल तो रहा है स्टोमाटा से, लेकिन वो जाकर के क्यूटिकल का जो लेयर है उसमें ट्रैप हो गया, फंस गया, और वो पानी धीरे धीरे बेटा डिफ्यूज करके बाहर निकल रहा है। तो क्यूटिकल से पानी का निकलना क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, क्यूटिकल से पानी का निकलना क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। लेकिन सर अगर क्यूटिकल का लेयर मोटा हो तो, अब आओ पॉइंट पे आइए, सर अगर क्यूटिकल का लेयर मोटा हो गया तो ट्रांसपिरेशन कम होगा। जीरोफिटिक प्लांट, डेजर्ट वाले प्लांट में यही होता है। और जो लैंड पे प्लांट है मीजोफाइट, थोड़ा बहुत पानी वानी तो है, टेंशन नहीं है, तो क्यूटिकल का लेयर क्या होगा, पतला होगा। और जो बेटा पानी में रहते हैं उनको टेंशन है क्या, पानी निकल जाएगा तो टेंशन है क्या, जो पानी में रहते हैं उनको क्या टेंशन है पानी का, बोले सर कोई दिक्कत नहीं है सर, इसलिए उनके अंदर क्यूटिकल होता ही नहीं है। याद रखिएगा, जो पानी में ही रहते हैं हाइड्रोफाइट, उनके अंदर तो क्यूटिकल होता ही नहीं, खत्म, रख के क्या फायदा है। तुम्हारे पास बेटा 1 करोड़ रुपए है, तो क्या सर पैसा वैसा बचा के क्या करेंगे, 1 करोड़ रुपए हर महीने आ रहा है मेरे पास, तो पैसा क्यों बचाए मैं। लेकिन जिसके पास बेटा 50 रुपया भी नहीं, सर बचाना पड़ेगा पैसा। तो ये डिमांड है बच्चा, प्लांट में अलग अलग डिमांड के अकॉर्डिंग काम होता है। तो समझ में आया, स्टोमाटा से पानी निकला, लेकिन वैक्सी लेयर से गुजरना पड़ेगा, और ये वैक्सी लेयर में फंस गया पानी, फंस गया। अब धीरे धीरे पानी बेटा पकड़ के रखा हुआ है क्यूटिकल, ये लिपिड का बना है, जल्दी पानी को छोड़ेगा नहीं, बाहर नहीं जाने देगा ना। तो ये पानी कुछ स्टोमाटा से तो बाहर निकल रहा है, लेकिन कुछ जैसे ही निकला वो क्यूटिकल के जो लेयर है उसमें फंस गए। अब ये धीरे धीरे पानी वहां से लॉस होते जाएगा, इसी को कहते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन। तो ओवरऑल 3 तरह के ट्रांसपीरेशन आपके पढ़ने, हाँ 3। तो कहीं पर कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। तो फटाफट बोलिए, ट्रांसपीरेशन का मीनिंग आई थिंक आपको समझ में आया, फायदा भी मैंने आपको गिना दिया। लोगों को लगता है सर ट्रांसपीरेशन तो बेकार का चीज है, प्लांट क्यों करता है, करना जरूरी है, तो मर जाएगा, पानी कैसे ऊपर चढ़ेगा, वाटर एब्जॉर्ब कैसे करेगा, और बेटा टेम्परेचर घटाएगा कैसे। तुम तो बेटा एसी लगा करके एकदम मस्त कूलिंग इफेक्ट लेते हो, तो प्लांट का भी बेटा वो एसी सिस्टम है, वो एसी है, पानी निकालो बेटा एसी की तरह एकदम मस्त ठंडा ठंडा हवा निकलते रहेगा, टेम्परेचर डाउन होते रहेगा। इसलिए जब आप प्लांट के नीचे खड़े रहते हैं तो बड़ा ठंडा हवा चलता है, और बोलते हैं ऐसा बहुत बेहतरीन हवा चल रहा है सर, एकदम ठंडा लग रहा था, गर्मी लग ही नहीं रहा था। तो बेटा प्लांट का एसी ट्रांसपीरेशन चल रहा था, और वो कूलिंग इफेक्ट दे रहा था। चलिए ठीक है, हम बात करेंगे, लेकिन ट्रांसपीरेशन फिलहाल कितने तरह के, तो आंसर है बच्चा 3 तरह के। मेनली स्टोमाटा से होगा तो नाम होगा स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। कहां से होगा बच्चा, स्टोमाटा से। याद रखिएगा स्टोमाटा जो है वो दिन के टाइम में खुलता है और रात के टाइम में बंद हो जाता है, तो ये ट्रांसपीरेशन दिन के टाइम में होगा, यस।
रात में स्टोमाटा बंद हो जाता है, नाइट में स्टोमाटा बंद हो जाता है, ठीक है, और रात में ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, नो। कुछ एक्सेप्शन है, कैम प्लांट है, CAM है, उसमें मत जाइए, अभी एक्सेप्शन में मत जाइए। जो नॉर्मल प्लांट है उस पर बात करते हैं ना, जो नॉर्मल प्लांट है उस पर बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट, ये लगभग 90% तो यही होगा, इसलिए हमें यही पढ़ना है, हमारा टॉपिक बच्चा स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन ही पढ़ना है। सेकेंड कौन सा था, स्टोमेटा से पानी निकल रहा है, लेकिन कुछ पानी जो है वो क्यूटिकल में ट्रैप हो गए, क्यूटिकल में ट्रैप हो गए, और क्यूटिकल से धीरे धीरे पानी का लॉस होना, इसे कहते हैं क्यूटिक्युलर ट्रांसपिरेशन। इसे एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, क्यूटिकल तो कोई पोर वोर तो है नहीं, ये तो एक वैक्सी लेयर है, ये तो एक वैक्सी लेयर है, और इसी से पानी बाहर निकलते रहेगा, कोई पोर तो है नहीं, तो डे हो तब भी होगा, नाइट हो तब भी होगा, तो डे नाइट का यहां कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। कोई पोर थोड़ी ना है कि सुबह में क्यूटिकल बंद होगा रात में खुलेगा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं, तो डे में भी होगा और नाइट में भी होगा। ट्रांसपिरेशन का रेट में याद रखिएगा, अगर क्यूटिकल का लेयर मोटा है, क्यूटिकल का लेयर मोटा है तो ट्रांसपिरेशन कम होगा, और क्यूटिकल का लेयर पतला है, थिकनेस कम है तो पानी ज्यादा निकलेगा। ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, इसलिए जो जीरोफाइट है, जो प्लांट डेजर्ट में रहता है, मोटा क्यूटिकल बनाएगा, पानी कम निकलने देगा, अच्छी बात है। चलिए तीसरा बहुत ही शॉर्ट सा, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। लेंटिकुलर मुझे आप बताने की जरूरत नहीं है, लिख देता हूं, ओल्ड वुडी स्टेम, और ये कहां से होता है, एक पोर है जिसका नाम है लेंटिसेल। कैसा शेप का है, लेंस शेप, और ये बच्चा दिन में भी और रात में भी दोनों में खुला रहता है, कोई बंद खुलने का कॉन्सेप्ट है नहीं, बस ओपन है, पोर है वो। तो दिन के टाइम में भी इससे पानी निकलेगा, ट्रांसपिरेशन यस, नाइट में भी इससे पानी निकलेगा, ट्रांसपिरेशन यस। बहुत कम होता है तो ज्यादा पढ़ना नहीं, 0.1% to 1 मान लेते हैं, ठीक है, बहुत कम, 0.1 ही मान लो, ठीक है, लगभग 9% के आसपास मान लीजिए इन्हें, और 90% इन्हें मान लीजिए, तो थोड़ा हिसाब किताब क्लियर है, हिसाब किताब थोड़ा क्लियर है। अब अगर तुमसे क्वेश्चन पूछ दिया गया कि लीफ से कौन कौन ट्रांसपिरेशन हो रहा है, लीफ से कौन कौन सा ट्रांसपिरेशन हो रहा है, तो बोले सर लीफ में तो, लीफ से सर स्टोमेटा से भी ट्रांसपिरेशन हो रहा है, वो तो लीफ के अंदर ही आ गया, और सर जो क्यूटिकल से हो रहा है, क्यूटिकल्स के थ्रू होकर के जा रहा है, वो भी तो लीफ के अंदर आ गया, इसलिए स्टोमेटल और क्यूटिकलर को दोनों को जोड़ दीजिए, इसे कहते हैं फोलियर ट्रांसपिरेशन, फोलियर ट्रांसपिरेशन। बोले सर ये क्या है, जो ट्रांसपिरेशन लीफ करेगा, देखिए ना यहां तक तो ये लीफ ही कर रहा है ना, ये दोनों लीफ की ही तो पार्ट है, ये दोनों यानी 99% जो आपका ट्रांसपिरेशन फोलियर ही हो रहा है, लीफ से हो रहा है, और बहुत ही कम स्टेम के थ्रू हो रहा है, लेंटिकुलर हो रहा है, तो गड़बड़ नहीं करना है। तो फोलियर ट्रांसपिरेशन क्लियर है, जो ट्रांसपिरेशन लीफ से हो, लीफ में दो पार्ट, या तो स्टोमेटा से या तो आपका होगा क्यूटिकल से। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन इंपॉर्टेंट है, तो हमें केवल अपने सिलेबस में केवल और केवल क्या पढ़ना है, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तो स्टोमेटा कैसे खुलता है, कैसे बंद होता है, ये तुमने जो रट्टाफिकेशन मारा है, आज उसका क्लैरिटी बनेगा, क्योंकि तुम्हें डीपीडी, ओपी, टर्जिड आता है, तो तुम जो रट्टा मारते थे कि सर कुछ समझ में नहीं आया, तो पिछले 4 दिनों से बच्चा हम वही काम कर रहे हैं कि बेसिक पहले क्लियर करो, एक बार बेसिक आ गया ना तो चीजों देखो कितना आसान लगेगा। ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपको आना चाहिए स्टोमेटा का फिगर बनाना, ध्यान से सुनिएगा। स्टोमेटा का फिगर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी में 2 बार दिए, एक एनाटॉमी चैप्टर में भी होगा, एक ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में भी है।
दोनों में सेम फिगर है, स्टोमाटा तो स्टोमाटा होता है। ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले ये मान लीजिए ये बच्चा आपका इपिडर्मिस है, इपिडर्मिस है, ये इपिडर्मिस है, ये इपिडर्मिस है, ठीक है, ये इपिडर्मिस है। इपिडर्मिस का जो सेल है बच्चा ये इपिडर्मल सेल है, ये नीला वाला एक सेल इपिडर्मल सेल। लीफ का बाहर का कवरिंग को इपिडर्मिस कहते हैं, तो उसके एक सेल को इपिडर्मल सेल कहेंगे। इसी इपिडर्मल सेल का मॉडिफिकेशन से बनता है गार्ड सेल। तो गार्ड सेल क्या है? इपिडर्मल सेल का मॉडिफाइड फॉर्म है, कुछ नया नहीं। तो हमने यहां पास बहुत अच्छे से बना दिया गार्ड सेल। अब सभी को मालूम है ये गार्ड सेल है। सर क्यों है गार्ड सेल? कितने देख लो, 2 है। सर शेप कैसा है? किडनी शेप, रट्टा नहीं मारना है, किडनी शेप है, रट्टा नहीं मारना है। क्यों? क्योंकि मोनोकॉट के अंदर में डंबल शेप का होगा। मोनोकॉट भी पढ़ेंगे वहां डंबल शेप का चलेगा, और डाइकॉट में किडनी शेप, डाइकॉट में किडनी शेप। डाई मतलब 2, डाई मतलब 2। और तुम्हारे अंदर कितने किडनी है? सर हमारे अंदर तो 2 किडनी है। तो ये बेटा किडनी याद रख लीजिए, कंफ्यूजन नहीं होना है। डाइकॉट, डाई मतलब 2, हमारे अंदर में किडनी कितने? 2 है, तो किडनी शेप वाला जो है वो डाइकॉट में होगा। बोले ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, जो मैं बोलूंगा एक एक वर्ड को बहुत ही ध्यान से करना होता है। हम डाइकॉट का ही फिगर बना रहे। तो ये आपका एक गार्ड सेल है, गार्ड सेल देख लीजिए, एक सेल है और क्या। सर गार्ड क्यों नाम पड़ा? गार्ड क्यों नाम पड़ा? क्योंकि ये जो आपको पोर दिख रहा है बच्चा, ये जो आपको पोर दिख रहा है, इसे एनसीईआरटी कहेगी स्टोमेटल अपर्चर। आपकी एनसीईआरटी में ब्लैक पॉइंट में गिवन स्टोमेटल अपर्चर। हम सिंपल पोर कह देते हैं, हम इसे सिंपल पोर कह देते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में पढ़िएगा स्टोमेटल अपर्चर। ठीक है, ये पोर बेटा कब खुलेगा, कब बंद होगा, कौन डिसाइड करेगा? तो बोले सर ये गार्ड सेल डिसाइड करेगा, और कौन डिसाइड करेगा? इसलिए इसे गार्ड कहा। गार्ड क्या करता है? एटीएम मशीन कब खुलेगा, कब बंद होगा, कौन डिसाइड करता है? गार्ड। इसलिए इसका नाम है कि पोर कब खुलेगा और पोर कब बंद होगा, डिसाइड कौन कर रहा है? गार्ड सेल। तो ये गार्ड सेल क्या है भाई? दे आर द मॉडिफाइड सेल ऑफ इपिडर्मल सेल। पहला लाइन बोले ठीक है सर, ये मॉडिफाइड फॉर्म है। इनका जो सेल वॉल होगा, जो गार्ड सेल है उनके अंदर में जो अंदर का सेल वॉल है, ये देखिए अंदर का जो सेल वॉल है वो बच्चा थिक होगा। वापस से सुनिए, गार्ड सेल के अंदर में अंदर का जो सेल वॉल है, प्राइमरी सेल वॉल भी है, सेकेंडरी भी है, तो थिक हो गया, मोटा हो गया। और बाहर वाला बेटा थिन होगा, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं। गार्ड सेल के अंदर में अंदर का जो सेल वॉल है, इंटरनल जो सेल वॉल है वो मोटा होगा, और बाहर का जो सेल वॉल है देख लीजिए ये पतला है। इसे कहते हैं डिफरेंशियल थिकनिंग। मतलब डिफरेंस इन थिकनेस, एक तरफ पतला एक तरफ मोटा। डिफरेंशियल थिकनिंग या डिफरेंस इन थिकनेस, एक तरफ पतला है एक तरफ मोटा है, मतलब कि दोनों के मोटापा में डिफरेंस है। बोले ठीक है, ये भी याद रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड। इपिडर्मल सेल के अंदर कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, इपिडर्मल सेल के अंदर कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, इसलिए फोटोसिंथेसिस नहीं करते। इपिडर्मल सेल के अंदर कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं है, नॉन ग्रीन है, कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होता। तो बोले सर फोटोसिंथेसिस होता कहां है? आपको याद है बेटा, मीजोफिल सेल में। लीफ के अंदर में स्पेशल सेल होते हैं, मीजोफिल सेल, वहां क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इपिडर्मिस में नहीं होता। इपिडर्मिस का मॉडिफाइड फॉर्म गार्ड सेल है, बट दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट, बट दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट। आई थिंक बच्चा फिर से सुनो, गार्ड सेल इपिडर्मल सेल से ही मॉडिफाई होकर के बना है, बट दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट, so they are green in color, so they are green in color।
ध्यान से, इसलिए एनसीईआरटी में जब फिगर देखिएगा ना तो गार्ड सेल का ग्रीन कलर फिगर बनाएगा। चलिए ठीक है, अब ध्यान से सुनिए क्या मैंने बोला। दे हैव क्लोरोप्लास्ट बट डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। क्या बोला, फिर से रिपीट। गार्ड सेल इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ इपीडर्मल सेल। ये इपीडर्मल सेल से मॉडिफाई होकर के बना है। बट दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट, मैंने बना दिया भाई, चार चार बनाए। बट डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस बिकॉज रुबिस्को एंजाइम इज एब्सेंट। इसलिए ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। क्लोरोप्लास्ट तो है लेकिन फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, ये बाद में काम आएगा। बोले ठीक है सर, ठीक है मानते हैं। सेकेंड चीज, जो गार्ड सेल है, उनके जो दो सेल है, इनके पास में देखिएगा फाइबर होगा, सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल। एनसीईआरटी बेटा ऐसे ही फिगर भी बनाया। जो गार्ड सेल है उनके अंदर में बाहर का सेल वॉल और अंदर के सेल वॉल को जोड़ने के लिए माइक्रोफाइब्रिल है, स्ट्रेचेबल, स्ट्रेच कर सकता है, खींच सकता है, सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल। और नीट में क्वेश्चन आया था बच्चा, आउटर वॉल को इनर वॉल से जोड़ने के लिए क्या है बेटा, माइक्रोफाइब्रिल। और नीट का क्वेश्चन आया था कि माइक्रोफाइब्रिल किधर ओरिएंटेड है। अगर तुम 2 साल 3 साल पहले का क्वेश्चन बनाओगे नीट का तो क्वेश्चन आएगा, और एनसीईआरटी का लाइन है ये, एनसीईआरटी में लिखा है वही क्वेश्चन आ गया। एनसीईआरटी में ये स्टेटमेंट है, द सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल इज अरेंज रेडियली है बच्चा, रेडियली है, लॉन्गिट्यूडनल नहीं है। मतलब कि ऐसे नहीं, समझ जाओ भाई कि बाद में कोई भी इशू क्रिएट नहीं करना है। ये हो गया बेटा आपका लॉन्गिट्यूडनल। ठीक, लॉन्गिट्यूडनल नहीं है वो बच्चा, रेडियल अरेंजमेंट है। ये एनसीईआरटी का लाइन है और नीट का क्वेश्चन था। बोले ठीक है सर, यानी कि आपको गार्ड सेल के सारे फीचर्स अच्छे से याद हो चुके हैं। रिपीट, गार्ड सेल किसका मॉडिफाइड फॉर्म है, इपिडर्मल सेल। दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट बट रुबिस्को एब्सेंट। रुबिस्को नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, क्योंकि यही ग्लूकोज बनाता है, रुबिस्को से ही ग्लूकोज बनते हैं, और फोटोसिंथेसिस का मतलब ग्लूकोज बनना होता है। ठीक, नेक्स्ट दे हैव डिफरेंशियल थिकनिंग इन सेल वॉल। अंदर में सेल वॉल मोटा, बाहर में सेल वॉल पतला, डिफरेंशियल थिकनिंग। फोर्थ, दे हैव सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल विच आर रेडियली अरेंज्ड। बोला ठीक है सर, याद हो गया। लेकिन इस गार्ड सेल को सराउंड करने वाला सब्सिडियरी सेल होता है। गार्ड सेल के बाहर में इपिडर्मल सेल का ही मॉडिफाइड फॉर्म और भी सेल होते हैं, जैसे यहां पास यही है सब्सिडियरी सेल, ये है बच्चा सब्सिडियरी सेल। तो गार्ड सेल के बगल में सराउंडिंग में दे हैव सब्सिडियरी सेल, जिसका नंबर 2 to 4 तक हो सकता है, कभी कभी उससे ज्यादा भी होते हैं। तो जनरली मैंने यहां पर 4 बना दिया, 2 to 4 याद रखिए, मोर देन 4 भी पॉसिबल है। तो गार्ड सेल के बगल में कौन है भाई, तो सर इसका नाम है सब्सिडियरी सेल। सब्सिडियरी सेल बोले सर याद रहेगा, सब्सिडियरी सेल। कहीं कहीं पे एसेसरी सेल मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए, एसेसरी सेल। बोले ठीक है सर, इनका फीचर बता दो। चलिए, दे आर ऑल्सो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ इपिडर्मल सेल। ये भी इपिडर्मल सेल के मॉडिफिकेशन से बने हैं। दे आर द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ इपिडर्मल सेल, उसी से बना है। बट नो डिफरेंशियल थिकनिंग, सेल वॉल हर जगह एक समान है,
मोटा पतला का कॉन्सेप्ट नहीं है। नेक्स्ट, दे डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट, दे डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट नहीं है। फोर्थ, बट बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं, they are rich in minerals like the potassium and the chloride, they are rich in the minerals like the potassium and chloride। यही पोटेशियम एंड क्लोराइड के चलते स्टोमाटा बंद होता है और खुलता है। तो मिनरल्स रिच कौन है? तो आंसर इज द सब्सिडियरी सेल। ठीक है, सब्सिडियरी सेल और गार्ड सेल आपस में प्लाज्मोडेस्माटा से कनेक्टेड है। चलो यार बड़ा छोटा छोटा बना दे। प्लाज्मोडेस्माटा तो पोर होता है जिससे दोनों सेल आपस में कनेक्टेड है, एक दूसरे में एक्सचेंज कर सकते हैं। तो मेरे में से किसी भी बच्चे को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ठीक, एनाटॉमी चैप्टर में, एनाटॉमी चैप्टर में बच्चा जो ये पूरा फिगर है इसे एनाटॉमी चैप्टर कहेगा स्टोमेटल एपारेटस, स्टोमेटल एपारेटस, स्टोमेटल एपारेटस। जब आप एनाटॉमी चैप्टर पढ़ते हैं वहां बच्चा फिगर बना है, स्टोमेटल एपारेटस नाम दिया है। इसके अंदर 3 पार्ट, पोर का नाम है स्टोमेटल अपर्चर, स्टोमेटल अपर्चर, जो पोर आप सिंपल कह देते हो इसका नाम है स्टोमेटल अपर्चर, जिसको आप स्टोमेटल पोर कहते हो बार बार। ठीक है, सेकेंड जो है बच्चा वो गार्ड सेल है, जीसी, शॉर्ट फॉर्म में जीसी लिख सकते हैं, गार्ड सेल। और तीसरा है बच्चा सब्सिडियरी सेल, सब्सिडियरी सेल। मैक्सिमम हर साल एक क्वेश्चन गार्ड सेल के फीचर्स पे आता है, गार्ड सेल के फीचर्स पे आते हैं जो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि गार्ड सेल के अंदर में सेल वॉल का डिफरेंशियल थिकनिंग होता है, गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है बट रिबुस्को नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, सेलुलोज के फाइबर आउटर से इनर जुटे होते हैं। तो ये रेडियली अरेंज होता है बेटा, रेडियली, टेंजेंशियली नहीं होगा, रेडियली होता है। बोले ठीक है सर, याद है। तो ये आपका रियल में स्टोमेटा का फिगर क्लियर है, ये स्टोमेटल अपैरेटस कहला गया। तो कोई कंफ्यूजन नहीं। सर ये दिन में क्यों खुलता है? मैकेनिज्म, सर दिन में क्यों खुलता है और रात में क्यों बंद होता है? मेन तो ये है सर, ये बताइए। तो चलिए आपको क्लियरिटी आना चाहिए। ठीक है, क्लियरिटी बच्चा आराम से ध्यान से सुनना, कोई डिफिकल्ट नहीं। मैं इसके लिए वापस एक फिगर बनाता हूं। ये है आपका गार्ड सेल। गार्ड सेल मॉडिफाइड सेल है इपिडर्मल सेल का। शेप ये भी नीट के एग्जाम में आ चुका है, किडनी और बीन शेप। कोई बच्चा ने अभी बीन शेप लिखा था तो मैं देखते रहता हूं मैसेज में, टेंशन नहीं। किडनी और बीन शेप, लेकिन डाइकॉट में, मोनोकॉट में डम्बल शेप, डम्बल एनसीईआरटी में फिगर भी बनाए, लेकिन एनाटॉमी में हम लोग पढ़ेंगे। सेकेंड, दे हैव डिफरेंशियल थिकनिंग, सेल वॉल अंदर मोटा, क्योंकि इसमें प्राइमरी के अलावा सेकेंडरी सेल वॉल भी पाए जाते हैं। है ठीक है। नेक्स्ट दे हैव सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल, आई थिंक सभी बच्चे को क्लियर है, सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल, सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। एंड दे आर सराउंडेड बाई स्पेशलाइज्ड सेल, ये भी स्पेशलाइज्ड सेल है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सेल है, इपिडर्मल सेल से बना है, सब्सिडियरी सेल। अब जो मैं बोलूंगा स्टेटमेंट को फोकस करना, जो मैं बोलूंगा हर स्टेटमेंट को अच्छे से एनालाइज करना, अच्छे से दिमाग को खोल करके।
सर स्टोमाटा क्यों खुलता है, क्यों बंद होता है, यही पढ़ना है ना? बोले हाँ। ठीक, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट ये कहता है बच्चा कि डे के टाइम में, ध्यान से सुनिए, डे के टाइम में स्टोमाटा ओपन होता है। सभी लोग यही मानते हैं डे के टाइम में स्टोमाटा ओपन होता है। अब बोलेगा क्यों होता है? और मैं बोलूंगा नाइट के टाइम में बंद होता है। बोले ये तो सर क्लास 6 के बच्चे को भी मालूम है, नाइट में क्लोज और दिन में ओपन। क्यों? क्यों? रीजन तो सुनिए, अलग अलग साइंटिस्ट, अलग अलग एक्सपेरिमेंट, सभी साइंटिस्ट ने एक ही कंक्लूजन दिया। सभी साइंटिस्ट ने एक ही कंक्लूजन दिया, दिन के टाइम में गार्ड सेल टर्जिड हो जाएगा। दिन के टाइम में गार्ड सेल टर्जिड हो जाएगा। बोले सर ये टर्जिड क्या होता है? फुल ऑफ वाटर, पानी से भर जाएगा, पानी से भर जाएगा। दिन के टाइम में गार्ड सेल टर्जिड हो जाएगा। बोले सर कैसे? ये इंपॉर्टेंट है। रात के टाइम में गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाएगा। बोले सर फ्लैसिड सेल क्या होता है? सारा पानी निकल गया, सारा पानी निकल गया ना, फ्लैसिड। फ्लैसिड सर कैसे दिन में पानी अंदर आएगा, कैसे बताइए? चलिए ठीक है, सभी साइंटिस्ट ने यह माना कि देखो इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है। ध्यान से सुनिएगा, साइंटिस्ट ने माना कि देखो दिन के टाइम में ना ये फोटोसिंथेसिस करेगा क्योंकि क्लोरोप्लास्ट है। ध्यान से बच्चा, जो स्टेटमेंट है ध्यान से सुनिएगा। पुराने साइंटिस्ट का मानना था कि देखो भाई गार्ड सेल के अंदर में है क्लोरोप्लास्ट। पुराना साइंटिस्ट बोल रहा हूं, नया साइंटिस्ट नहीं बच्चा। और ये गार्ड सेल के अंदर है क्लोरोप्लास्ट, तो ये करेगा फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस से बनेगा बेटा ग्लूकोज, स्टार्च बने। मेनली फोटोसिंथेसिस क्या बनता है सर? मालूम है, स्टार्च बनता है। बना देता हूं स्टार्च। गार्ड सेल में क्या बना? स्टार्च। और स्टार्च टूट करके बनेगा ग्लूकोज। स्टार्च टूट करके क्या बनेगा? ग्लूकोज। ठीक। बोले उससे क्या होगा? बोले अरे यही तो मेन है। अगर मैं अंदर में ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ा दूं, अगर गार्ड सेल में खूब सारे ग्लूकोज हो जाएंगे, ग्लूकोज हो जाएंगे, तो क्या बच्चा? अगर ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ा तो सॉल्यूट बढ़ गए, सॉल्यूट बढ़ गया, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यानी ग्लूकोज बढ़ रहे बढ़ रहे बढ़ रहे, फोटोसिंथेसिस चल रहा है, खूब ग्लूकोज बन रहा है, खूब ग्लूकोज बढ़ा। तो ग्लूकोज बढ़ने से ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि ओपी इक्वल टू होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट बाय सॉल्यूट बाय वॉल्यूम। ओपी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। और तुम अगर सॉल्यूट बढ़ा रहे हो, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बढ़ा रहे हो, ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ा रहे हो, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। बोले हाँ। अब जब ऑस्मोटिक प्रेशर गार्ड सेल का बढ़ेगा तो सब्सिडियरी सेल से अपने तरफ पानी मांगेगा, सब्सिडियरी सेल से अपने तरफ पानी मांगेगा। पहले एकदम कल भी सीखा था, इंडोऑस्मोसिस होगा, पानी अंदर आना, इंडोऑस्मोसिस। अब पानी अंदर आएगा, पानी अंदर आएगा, इंडोऑस्मोसिस होगा। तो प्रोटोप्लास्ट स्वेल करेगा, प्रोटोप्लास्ट स्वेल करेगा, पानी से भर गया। जब प्रोटोप्लास्ट स्वेल करेगा तो एक बेटा टर्गर प्रेशर क्रिएट होगा, टर्गर प्रेशर क्रिएट होगा। प्रोटोप्लास्ट दीवार पे धक्का लगाएगा, टर्गर प्रेशर विल इंक्रीज। इसी को कहते हैं टर्जिड सेल। टर्जिड सेल पानी से भरा हुआ सेल, टर्जिड सेल, टर्गर प्रेशर बढ़ा। टर्गर प्रेशर क्या होता है सर? कितने प्रेशर से आप सेल वॉल को ढकेल रहे हो, सोचिए। अब थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाइए। देखिए गार्ड सेल का बाहर का दीवार बच्चा पतला है, बाहर का दीवार पतला है, और अंदर का दीवार मोटा है। तो टर्गर प्रेशर कहां ज्यादा लगेगा? टर्गर प्रेशर कहां ज्यादा लगेगा? तो बोले सर टर्गर प्रेशर कहां? सर बाहर के दीवार में ज्यादा लगेगा, बाहर के दीवार में ज्यादा लगेगा। तो सोचिए ये बच्चा खींचेगा, और सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल है, वो स्ट्रेच करता है, तो हम बाहर की तरफ ज्यादा ताकत से ढकेल रहे, अंदर का दीवार मोटा,
बाहर का दीवार पतला, तो टर्गर प्रेशर बाहर ज्यादा ताकत लगाएगा, तो बाहर को हम स्ट्रेच करेंगे। सर स्ट्रेच क्यों होगा? अरे भाई सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल भी तो है, वो स्ट्रेचेबल था, स्ट्रेचिंग स्टार्ट। तो थोड़ी देर के बाद में ये बच्चा गार्ड सेल इस तरह से स्ट्रेच नहीं हो जाएगा, स्ट्रेच नहीं हो जाएगा। तो ये क्या होगा? ये जो आपका पोर था, अभी सुबह हुआ था, ये बेटा पोर, ध्यान से देखिए, यहां क्लियर करता हूं। जो सुबह का टाइम था, ये बच्चा देखिए, सुबह का टाइम था, ऐसे था पोर। देखिए पोर, अंदर में पोर जो है, स्टोमेटल अपर्चर बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। इसी को स्ट्रेच करके खींच करके बड़ा करना है, यही तो है स्टोमेटल ओपनिंग। तो ये बच्चा एकदम सुबह का टाइम, सुबह हुआ, ध्यान से सुनिए फिर से, सुबह हुआ, और ये मैंने बनाया है सब्सिडियरी सेल। मेरे में से सभी बच्चे को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि तुमने बच्चा कल बहुत मेहनत किया होगा। अगर तो कल आपको मैंने बहुत अच्छे से इंडो ऑस्मोसिस टर्गर प्रेशर सिखा दिया था। बोले सर क्या हुआ था, फिर से बताइए। पहला जो रूल है बच्चा, अंदर का दीवार मोटा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब स्ट्रेचिंग होगा तो अंदर बच्चा टर्गर प्रेशर कम लगेगा, बाहर टर्गर प्रेशर ज्यादा लगेगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, दे हैव सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल, जो बेटा स्ट्रेच करने में हेल्प करेगा, स्ट्रेच कराएगा, स्ट्रेच करेगा, ढकेलेगा, खींचेगा। रूल क्या था, ध्यान से सुनिएगा। रूल पुराने साइंटिस्ट का है, नया साइंटिस्ट अभी आया ही नहीं है, आपको नया साइंटिस्ट फॉलो करना है। पुराना साइंटिस्ट, ओल्ड लिख देता, OLD, ओल्ड मतलब पुराना। ओल्ड साइंटिस्ट बोलता है देखो भैया, गार्ड सेल के अंदर में हमने ढूंढा है क्लोरोप्लास्ट। बोले अच्छी बात, और क्लोरोप्लास्ट होता है तो फोटोसिंथेसिस करेगा। क्लोरोप्लास्ट है तो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस करेगा तो स्टार्च बनेंगे। स्टार्च बच्चा धीरे धीरे टूट जाएगा, स्टार्च टूट जाएगा और बनेंगे ग्लूकोज। बोले ठीक है भाई, जो बोल मानता हूं। तो देखो ग्लूकोज का अमाउंट धीरे धीरे बढ़ेगा, फोटोसिंथेसिस हुआ तो स्टार्च बने, स्टार्च धीरे धीरे टूटते जा रहा है, ग्लूकोज बनते जा रहा है। अगर ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ाएंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बढ़ाएंगे, तो गार्ड सेल के अंदर में ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बढ़ाया, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गए ना। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, पानी को खींचने की एबिलिटी। अगर यहां का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया तो बाहर से पानी अंदर आएगा, बाहर से पानी अंदर आएगा, इंडोऑस्मोसिस, इंडोऑस्मोसिस, इंडोऑस्मोसिस। बोले ठीक, पानी अंदर आना, पानी अंदर आते जाएगा तो क्या होगा, खूब पानी आया, स्वेल हो गया, और स्वेल कर गया तो टर्गर प्रेशर बच्चा बढ़ेगा, टर्गर प्रेशर बढ़ते जा रहा है। पानी अंदर आया, स्वेल हुआ, टर्गर प्रेशर बढ़ रहा है। तो जब टर्गर प्रेशर मैक्सिमम हो जाता है, इसी को तो कहते हैं टर्जिड सेल, पानी से भरा हुआ सेल। खूब पानी, खूब टर्गर प्रेशर। अब टर्गर प्रेशर सेल वॉल को ढकेलेगा। अब सोचिए, टर्गर प्रेशर सेल वॉल को ढकेल रहा है, तो बाहर का दीवार पतला है तो टर्गर प्रेशर बाहर ज्यादा लगेगा, ज्यादा लगेगा, ज्यादा लगेगा, इधर ज्यादा लगा। सर कैसे ढकेल लेगा? अरे स्ट्रेच करेगा। क्यों? क्योंकि सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल है, स्ट्रेचिंग में हेल्प करेगा। सोचिए, तो अब सोचिए, इधर ये गार्ड सेल, इधर गार्ड सेल स्ट्रेच हो गए, खिंच गए, तो खिंचने के बाद में क्या होगा, जो आपका पोर है वो बेटा बड़ा हो जाएगा। स्ट्रेच करने से पोर बड़ा हो जाएगा, स्टोमाटा ओपन हो गए, स्टोमाटा ओपन हो जाएंगे, और ये स्टोमाटा खुल करके ऐसा बन जाएगा, आ गया स्टोमाटा इज ओपन। इसलिए दीवार एक तरफ मोटा था, अगर दीवार दोनों तरफ एक ही पतला ही रहता ना, तो क्या होता भाई, दोनों अंदर में भी प्रेशर लगा देते, बाहर भी प्रेशर लगा लेते, तो स्टोमाटा का साइज बड़ा होता ही नहीं, और छोटा ही रह जाता। इसलिए बोला बाहर ज्यादा ढकेलेंगे, बाहर ज्यादा ढकेलेंगे, टर्गर प्रेशर ज्यादा बाहर लगेगा। स्ट्रेच करो, स्ट्रेच करो,
और फ्लेक्सिबल है ये, माइक्रोफाइबर स्ट्रेच करने में हेल्प कर दिया, स्ट्रेच हो गया, स्टोमाटा बड़ा हो गया, खत्म। अब बंद करना है, उल्टा कहानी घुमाइए। अब कहानी को उल्टा रिवर्स कर दीजिए। सर रिवर्स कैसे करेंगे? रात का टाइम, वही साइंटिस्ट क्या बोलेगा, अब रात का भी तो बताओ यार। ओल्ड साइंटिस्ट भाई साहब बताओ रात में बंद क्यों होगा? बोले देखो बहुत आसान कहानी है, रात में फोटोसिंथेसिस होता है। बोले नहीं, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो क्या ग्लूकोज बनेगा? बोले ग्लूकोज तो नहीं बनेगा। अगर ग्लूकोज नहीं बनेगा, ग्लूकोज नहीं बनेगा, ग्लूकोज का अमाउंट घटने लगेगा, नया ग्लूकोज तो जा नहीं रहा। ठीक है, उल्टा सारे ग्लूकोज जो थे वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएंगे। सर क्यों? साइंटिस्ट से पूछो, बोला कि पीएच घट चुका था, पीएच कम हो जाते हैं रात में तो सारे ग्लूकोज स्टार्च में कन्वर्ट हो रहे, स्टार्च में कन्वर्ट हो रहे। अब ग्लूकोज का अमाउंट घटेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी घटेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर घट गया, पानी को खींचने की एबिलिटी घट गई। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर आसानी से बेटा अचानक से घटने लगे तो पानी बोले पानी, ऑस्मोटिक प्रेशर तुम्हें कम होते जा रहा है, पानी बेटा बाहर निकलेगा, इग्जोऑस्मोसिस इग्जोऑस्मोसिस इग्जोऑस्मोसिस। क्या होगा? इग्जोऑस्मोसिस, पानी बाहर निकलेगा। सेल से पानी बाहर निकलेगा तो जो प्रोटोप्लास्ट है वो क्या होगा? जो प्रोटोप्लास्ट है सर वो तो श्रिंक करने लगेगा। अरे श्रिंक अभी मत कराओ, जो टर्गर प्रेशर है सर घटेगा, टर्गर प्रेशर बेटा 0 पे पहुंच जाएगा, प्रोटोप्लास्ट सिकुड़ने लगा। इसी सेल को कहते हैं फ्लैसिड सेल, इसी सेल को कहते हैं फ्लैसिड सेल। टर्गर प्रेशर लड्डू, टर्गर प्रेशर लड्डू 0। अगर टर्गर प्रेशर लड्डू हो गया तो क्या स्ट्रेचिंग होगी? क्या आप गार्ड सेल को स्ट्रेच कर पाओगे? सर नहीं, तो स्ट्रेचिंग खत्म, तो ये सिकुड़ जाएंगे, अंदर आ जाएंगे और स्टोमाटा क्लोज हो जाएगा, स्टोमाटा बच्चा क्लोज हो जाएगा। क्योंकि स्ट्रेचिंग जो कर रहे थे इधर, इधर से ढकेल रहे थे, खींच रहे थे ना, छोड़ा, बंद। तो यही कहानी है। और बताओ किसे किसे इसे समझ में आया? बेटा आराम से बताइए, बहुत आसानी से मैंने बताया। चलो फटाफट हैंड रेज करो भाई, बहुत आसानी से मैंने बताया। और यही तुम्हें समझ में नहीं है क्योंकि तुम्हें ऑस्मोटिक प्रेशर कल तक तो आता ही नहीं था, तुम्हें टर्गर प्रेशर आता ही नहीं था, फ्लैसिड सेल आता ही नहीं था, इसलिए तुम हमेशा गड़बड़ करते थे, हमेशा गड़बड़ करते। रीति क्लियर है सभी? बेटा मैसेज करो, मैं 1 घंटे से यही बता रहा हूं, आराम से करो, फिर मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूं आगे की। आ गया ना? अरे बोलो, थोड़ा सा मेरा भी मोटिवेशन मिलेगा तो मैं और अच्छा पढ़ाऊंगा। अरे क्वेश्चन तो बन जाएगा, अभी कॉन्सेप्ट तो सीख लो। चलो ठीक है, लेकिन भैया तुम क्वेश्चन मेरे पे एराइज कर सकते थे, सर ये थ्योरी गलत है, सर ये थ्योरी एकदम गलत है। बोले कैसे? बेटा थ्योरी को तुम गलत करो। बोले सर कैसे? तुमने क्या बोला? ओल्ड साहब ने बोला कि गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट और फोटोसिंथेसिस करेगा। सर आपने बोला था तो फोटोसिंथेसिस तो करता नहीं है, सर आपने बोला था फोटोसिंथेसिस तो करता नहीं है, तो ये ग्लूकोज ग्लूकोज का कॉन्सेप्ट कहां से आ गया? सर कहां से कॉन्सेप्ट आ गया? हाँ ये बेटा इसलिए ओल्ड साइंटिस्ट का कॉन्सेप्ट इज रिजेक्टेड, क्योंकि नया साइंटिस्ट ने बोला ए भाई साहब फोटोसिंथेसिस होता नहीं है, ग्लूकोज बनता नहीं है, तू कहां से आ गया भाई? कहां से, किस जमाने से आगे हो? इसीलिए इस थ्योरी को नए साइंटिस्ट ने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन उनका कहानी सही था, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ाइए पानी अंदर आएगा, ठीक है। इसलिए बच्चा सारे साइंटिस्ट आते गए, सारी थ्योरी गलत होते गई, सारी थ्योरी गलत होते गई। सबसे मॉडर्न थ्योरी ये कहती है जिसे हमें फॉलो करना है, ये नीट के क्वेश्चन में आएगा। मॉडर्न थ्योरी 1973 में आया, ठीक है, ठीक है। वो थ्योरी है बच्चा पोटेशियम आयन पंप थ्योरी, पोटेशियम आयन पंप थ्योरी, यही आएगा नीट के पेपर में, आ चुका है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेप्टेबल मॉडल पोटेशियम आयन पंप थ्योरी।
इसी को कहते हैं ABA, एब्सिसिक एसिड थ्योरी, ABA मैकेनिज्म। इसी को आप कहते हो मॉडर्न थ्योरी। इसी को आप कह सकते हैं मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी। क्वेश्चन आ गया, मोस्ट एक्सेप्टेबल कौन है? बोले भैया यही है, मोस्ट एक्सेप्टेबल है, हम इसी को फॉलो करते हैं, हम इसी को फॉलो करते हैं और सभी को यही फॉलो करना है। सर किसने दिया था? हाँ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लेविट, LEVIT, लेविट, लेविट साहब ने बोला ना, ये मॉडल प्रपोज किया। बोले सर क्या था सर? बोले पोटेशियम का कहानी है इसमें, सुनिए ध्यान से, ध्यान से सुनिए। कभी आप कोई बुक उठा लेते हैं, एनसीईआरटी में तो नहीं है लेकिन क्वेश्चन आता है नीट में, इसलिए पढ़ना पड़ता है। चलिए देखिए, इसलिए कोई भी मॉड्यूल आप पढ़ेंगे, कोई भी दुनिया का कोई मॉड्यूल पढ़ेंगे तो आपको बच्चा ये मॉडल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके दे रखा होगा। ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं है इसलिए क्वेश्चन नहीं बन पाते, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, इस मॉडल को आपको पढ़ना पड़ेगा। बोले ठीक है सर कैसे पढ़ते हैं? चलिए तो हम लोग फटाफट करते, टेंशन नहीं लेना है। देखिए भाई साहब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। हमने बच्चा जब भी आप कोई बुक पढ़िएगा ना तो एक ऐसा फिगर बना होगा, टेंशन मत ले लीजिएगा सर ये क्या है, ये बेटा गार्ड सेल है, ये बच्चा गार्ड सेल है, इतना बड़ा बना दिया क्योंकि आपको समझना है और आराम से मजे लेकर के पढ़िए। कैसे ये बच्चा इंडोऑस्मोसिस करेगा, पानी अंदर आएगा, टर्जिड होगा, टर्गर प्रेशर लगेगा, स्ट्रेचिंग होगी और ये स्टोमाटा खुल जाएगा, मतलब बड़ा हो जाएगा। रात में छोटा पिचक जाता है, छोटा हो जाता है, और रात में बच्चा खींच देते हैं, दिन में बड़ा हो जाता है। ये पोर की कहानी है। तो कभी पढ़िएगा बेटा, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा मोटा बनाया होगा, हर चीज का बच्चा कुछ कॉन्सेप्ट होता है। बोले ठीक है, हाँ लेविट साहब बताइए, कुछ बताइए इसके बारे में, ध्यान से सुनिएगा, हर चीज को एक्सप्लेन किया जाएगा। लेविट साहब का कहना था ड्यूरिंग डे टाइम। बोले ठीक है भैया, डे टाइम में खोलना है, बताओ कैसे खोलोगे। कॉन्सेप्ट नंबर 1, डे टाइम में पीएच जो है वो बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है मैं एक्सप्लेन करूंगा, अभी नहीं, बाद में, बाद में। पीएच बढ़ जाता है किसका? गार्ड सेल का, गार्ड सेल का। बोले ठीक है, गार्ड सेल का पीएच बढ़ गया, अच्छी बात है, मैं क्या करूं। बोलता है कि देखो भाई ये गार्ड सेल फोटोसिंथेसिस तो करता नहीं, लेकिन ये अपने अंदर में स्टार्च को स्टोर्ड करके रखता है, अगल बगल से मांग करके अपने अंदर में स्टार्च रखता है। उन्होंने बोला कि गार्ड सेल के अंदर में रूबिस्को नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, मैं प्रूव करता हूं। बोले ठीक है, लेकिन ये अगल बगल नेबरिंग सेल से स्टार्च मांगता है, और पीएच जैसे ही बढ़ता है तो स्टार्च टूट जाता है, टूट जाता है और वो ग्लूकोज बनाता है। ये भी थ्योरी यहां तक सही है। पहले वाला साइंटिस्ट बोलता है नहीं फोटोसिंथेसिस हुआ इसलिए ग्लूकोज बना, इन्होंने बोला नहीं स्टार्च स्टोर्ड था। ठीक है, अब कहानी सुनिएगा। ग्लूकोज जो है बच्चा वो जाएगा ग्लाइकोलिसिस में, और वहां ग्लाइकोलिसिस के दौरान में एक बच्चा बनेगा सबस्ट्रेट फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। जिस बच्चे ने ग्लाइकोलिसिस पार्ट पढ़ा होगा तो ग्लाइकोलिसिस से पाइरुवेट बनते, पायरुविक एसिड बनता है। ग्लाइकोलिसिस 10 स्टेप का होता है, और एनसीईआरटी में जाके खोल के देखिएगा, जो 9th नंबर स्टेप है, ग्लाइकोलिसिस का 9वां स्टेप है, वहां पर बच्चा फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट 3 कार्बन कंटेनिंग प्रोडक्ट बनते हैं, और 10वें स्टेप में पायरुविक एसिड बन जाता है। तो ये मैंने आपको बताया है, लेकिन कुछ बच्चे शायद नहीं किए होंगे, तो मेरे वीडियोस को देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से मैंने बताया। तो 3 कार्बन के बच्चा प्रोडक्ट बन गया फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। बोले ठीक है सर, दिन का टाइम है, दिन का टाइम है सर। गार्ड सेल के अंदर में कुछ बच्चा, ध्यान से सुनिएगा, गार्ड सेल के अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, रेस्पिरेशन करके CO2 बनाते होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया CO2 बनाया। बोले ठीक, याद रखिएगा
CO2 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट CO2 से बाइंड कर गया, और बाइंड करने के बाद में बच्चा एक एंजाइम आया, यहां पर बाइंड कराने के लिए एक एंजाइम आया बच्चा, पेप्को। पेप्को, ये एंजाइम मैंने पहले आपको डिस्कस किया है जब मैं आपको पढ़ाता था बच्चा C4 प्लांट, आप ही को मैंने पढ़ाया, किसी और बैच में नहीं पढ़ाया। पेप्को, बोले ठीक है, जिसको आप पेप कार्बोक्सिलेज भी कहते या पेप केज भी कहते, आपकी मर्जी, ठीक है, कुछ नहीं करना है। ये 3 कार्बन वाला CO2 से जुड़ जाएगा इस एंजाइम के हेल्प से, और बनेगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, बनेगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। कितने कार्बन के सर? 4 कार्बन के। सर कितने कार्बन के? 4 कार्बन के। चलिए भाई, 4 कार्बन के प्रोडक्ट बन गए। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को मन नहीं लग रहा है, वो बन गया बेटा मैलिक एसिड। क्या बन गया बच्चा? मैलिक एसिड। मैलिक एसिड, ये सर ये तो फोटोसिंथेसिस में हमने सीखा था सर, C4 साइकिल में, कुछ हैच एंड स्लैग साइकिल में आपने बताया था। 100% वही चीज चल रहा है। यहां क्या बन गया बच्चा? मैलिक एसिड। मैलिक एसिड बन गया। तो मैं इस कहानी को वापस से रिपीट कर दे रहा हूं। ये गार्ड सेल है, GC लिख देता हूं, गार्ड सेल भाई। दिन का टाइम है, ठीक है, दिन के टाइम में जो स्टार्च है वो ग्लूकोज में टूटा, और ग्लूकोज भाई साहब, ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस में जाएगा और बनाएगा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, PP। ये यहां पर बाइंड कर जाएगा CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड से जोड़ने के लिए एंजाइम था पेप्को, लिखा हुआ है बच्चा, मैं नहीं लिख रहा हूं, बना ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। बोले ठीक है सर, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट हो चुका है मैलिक एसिड में, मैलिक एसिड में, मैलिक एसिड में। और अभी बेटा दिन का टाइम है, अभी बच्चा दिन का टाइम है, दिन के टाइम में लाइट होगा, लाइट के प्रेजेंस में मैलिक एसिड टूट जाएगा H+ में और मैलेट आयन में। ध्यान से सुनिएगा बच्चा, एसिड है, एसिड टूट जाएगा और H+ देगा, और देगा ये मैलेट आयन, मैलेट आयन, मैलेट आयन में टूट जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, मैलेट आयन में। बोले ठीक है सर, H+ और मैलेट आयन में। अब जो मैं बोलूंगा, ये H+ जो है, ये जो H+ है, ये गार्ड सेल से चलेगा, गार्ड सेल से चलेगा सब्सिडियरी सेल में। देखिए बगल में कौन है, बगल में बताया था ना सब्सिडियरी सेल होता है, अगर आपको याद हो तो, सब्सिडियरी सेल है। ये H+ बच्चा मूव करके जाएगा, मूव करके जाएगा गार्ड सेल से सब्सिडियरी सेल में, ठीक है। लेकिन इस H+ से, H+ को गार्ड सेल से सब्सिडियरी सेल में जाना है, तो बच्चा ये फ्री में नहीं जाएगा, इसके लिए आपको एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, आपको बच्चा प्रोटॉन पंप चलाना पड़ेगा। जहां भी लाइफ में पंप वर्ड आए, पंप, पंप प्रोटीन होता है, ATP को तोड़िए, एनर्जी जनरेट कीजिए, उससे वो पंप चलेगा, तो इसका नाम प्रोटॉन पंप। तो ये प्रोटॉन को एक जगह से दूसरे जगह भेजेगा, तो ये बच्चा ATP टूटेगा, ADP में एनर्जी जनरेट हुआ, और H+ माइग्रेट कर गया कहां? आपके सब्सिडियरी सेल में, ठीक है। बोले ठीक है सर। तो सर H+ अगर लाखों जाते जा रहा है, लाखों जाते जा रहा है, लाखों जाते जा रहा है सर, लाखों ATP भी खर्च होगा, हाँ खर्च होगा सर। बाहर में H+ चला जाएगा सर, तो अंदर में सर पॉजिटिव चार्ज की कमी नहीं हो जाएगी, H+ पे तो पॉजिटिव चार्ज है, और मैलेट आयन पे तो निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, तो धीरे धीरे अंदर में निगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा ना, H+ का लॉस हो रहा है, अंदर में पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, निगेटिव चार्ज बढ़ते जा रहा है। इसको कंपनसेट करने के लिए, इसको कंपनसेट करने के लिए सब्सिडियरी सेल से इंटर करेगा बच्चा पोटेशियम आयन। बताइए, आपको बताया था ना कि
सब्सिडियरी सेल पोटेशियम से रिच होता है, तो इसे कंपनसेट करने के लिए H+ गया, पॉजिटिव चार्ज की कमी हो गई, अंदर में नेगेटिव चार्ज बढ़ने लगा, तो अंदर में उसी पंप से आ गया K+ पोटेशियम आयन, पोटेशियम आयन, इसलिए नाम था बेटा पोटेशियम आयन थ्योरी। पोटेशियम आ गया, मान लीजिए बच्चा यहां पर 100 H+ गए थे, लेकिन इस पंप से मान लो बेटा 500 K+ आ गए, 500 पोटेशियम आयन आ गया, गया था 100, लेकिन पंप से प्रोटॉन कम जाते हैं और पोटेशियम ज्यादा आता है, पोटेशियम की एंट्री ज्यादा होती है, इनफ्लक्स अंदर ज्यादा आता है, तो अब K+ का अमाउंट बढ़ते जा रहा है, K+ पे कैसा चार्ज है सर, पॉजिटिव चार्ज। इसको कंपनसेट करने के लिए, इसको कंपनसेट करने के लिए एक और चैनल होता है, चैनल जो एटीपी खर्च ना करे, एक प्रोटीन है जो एनर्जी खर्च नहीं करेगा, वो क्या करेगा, अंदर के तरफ Cl- को बुलाएगा। याद करो बच्चा, आपको बोला था ना, सब्सिडियरी सेल आर रिच इन क्लोराइड एंड द पोटेशियम आयन, अंदर में एक्सेस पोटेशियम आ गया, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गए, तो उसको कंपनसेट करने के लिए यहां पर Cl- को बुलाया गया, Cl- को बुलाया गया कि तू कंपनसेट कर, बोले ठीक है सर, कंपनसेट कर देता हूं। तो धीरे धीरे क्या हो रही, सेल के अंदर में पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, Cl- का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। सोचिए ये अब क्या करेंगे, यहां पास, एक मिनट, ये बच्चा आपका है वैक्यूल, गार्ड सेल के अंदर में सबसे बड़ा जो ऑर्गेनल होता है कोई भी प्लांट सेल में, वो वैक्यूल होता है। वैक्यूल के अंदर में पोटेशियम आ गया, और यहां पर कौन से मैलेट आयन, पोटेशियम और मैलेट आयन एक्यूमुलेट होने लगे, Cl- आने लगा। सोचिए केटायन K+, एनायन Cl-, मैलेट, ये अब बेटा धीरे धीरे बढ़ते चले गए, वैक्यूल में बढ़ते जा रहे हैं, सॉल्यूट बढ़ते जा रहा है, तो क्या ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं बढ़ेगा? अगर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, सोचिए ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और मैलेट आया, और पोटेशियम आया, और पोटेशियम आया, क्लोराइड और आते गए, तो ऑस्मोटिक प्रेशर अगर बढ़ जाएगा तो होगा इंडोऑस्मोसिस, इंडोऑस्मोसिस, सेल के अंदर पानी आएगा, अगर पानी आएगा तो क्या सेल बेटा टर्जिड नहीं हो जाएगा? क्या पानी अंदर आएगा तो सेल टर्जिड नहीं हो जाएगा? पानी से भरा हुआ सेल टर्जिड, तो क्या बेटा टर्गर प्रेशर नहीं बढ़ेगा? पहले 0 था, बढ़ेगा नहीं, बोले हाँ सर, टर्गर प्रेशर बढ़ते जाएगा, और टर्गर प्रेशर बेटा दीवार पे धक्का लगाएगा, प्रेशर डालेगा। यहां क्या था सर, सेलो माइक्रोफाइब्रिल थे सर, माइक्रोफाइब्रिल स्ट्रेचिंग ज्यादा बाहर के तरफ, बाहर का दीवार पतला है, स्ट्रेच करेंगे, जब स्ट्रेचिंग होगी तो स्टोमाटा का साइज बड़ा हो जाएगा, यानी स्टोमाटा पोर, स्टोमाटा ओपन हो जाएगा, पोर बड़ा हो गया, इसी को कहते हैं स्टोमाटा का ओपनिंग हो चुका है। ये मानना था बच्चा इस मॉडल लेविट साहब का, लेविट साहब का मॉडल आपने पढ़ लिया तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, हाँ बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है और क्लैरिटी बनाना है ना। तो मैंने क्या बोला, मैंने कहानी में यही बताया, फटाफट एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, मैंने कहानी में यही बताया कि बच्चा एक आप गार्ड सेल बढ़िया सा बना लो, क्योंकि सारे बुक में बच्चा एनसीईआरटी को छोड़ करके सभी बुक में ये फिगर मिल जाएगा, ठीक है। और अंदर में थोड़ा मोटा भी दिखा देना, क्योंकि तुम्हें लॉजिक आता है ना, अंदर मोटा बाहर पतला। मैंने क्या बोला फटाफट करते, मैंने ये बोला दिन के टाइम में ग्लूकोज जो है वो बनाएगा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, पीपी, ठीक। वो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट CO2 से बाइंड करेगा, क्योंकि यहां पर एक एंजाइम है पेप्को, यहां बेटा एक एंजाइम है पेप्को, और उसे कन्वर्ट कर देगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में,
ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट होगा मैलिक एसिड में, मैलिक एसिड में। दिन का टाइम है, एसिड डिसोसिएट होगा, टूटेगा। दिन का टाइम है, मैलिक एसिड टूट जाएगा। मैलिक एसिड टूट करके बनाएगा H प्लस एसिड, यानी H प्लस एसिड है तो H प्लस देगा। और मैलेट आयन जिसमें नेगेटिव चार्ज है, मैलेट आयन। ध्यान से सुनिएगा। होता क्या है, होता क्या है, जब ये प्रोसेस लीड होता है, ये प्रोसेस लीड होता है, तो एक हार्मोन होता है साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन वो इंक्रीज करने लगता है। मैलिक एसिड टूटा तो अब कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, बढ़ने लगेगा, साइटोकाइनिन। ये साइटोकाइनिन क्या करता है, ये बच्चा जो प्रोटॉन पंप था, इस प्रोटॉन पंप को एक्टिवेट करेगा, ओपन करेगा, खोलेगा कि भैया प्रोटॉन को बाहर भेजो, प्रोटॉन को बाहर भेजो, प्रोटॉन को बाहर भेजो। प्रोटॉन पंप को खोलेगा, एक्टिवेट कराएगा, प्रोटॉन बाहर चले गए। अब प्रोटॉन बाहर चला गया, लेकिन इसके लिए, ठीक है, इसको कंपनसेट करने के लिए अंदर कौन आएगा, K+। लेकिन जितना प्रोटॉन जाता नहीं है उससे ज्यादा आ जाता है K+, ज्यादा आया, प्रोटॉन कम गए, तो ये H+ का जाना और उसी से पोटेशियम का आना। ये जो बच्चा आपको पंप मैंने कहा, ये बच्चा एटीपी के टूटने से चलता है। एटीपी टूटा, एनर्जी जनरेट किया, प्रोटॉन पंप चले, प्रोटॉन को बाहर ढकेल दिया गया, जा। कौन कंट्रोल कर रहा है, साइटोकाइनिन ने बोला उसे करने के लिए। बाहर चले गए, अंदर में कौन है, पोटेशियम आयन। पोटेशियम आयन बाइंड विद द मैलेट आयन। लेकिन प्रॉब्लम क्या था, पोटेशियम जरूरत से ज्यादा आ गए, पोटेशियम जरूरत से ज्यादा आ गए, K+, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आ गया। तो कंपनसेट करने के लिए बाहर से सब्सिडियरी सेल से Cl- को भी बुलाया गया कि भाई तेरा दोस्त पॉजिटिव वाला बहुत आ गया है, न्यूट्रलाइज भी करना है। इसे मिनरल न्यूट्रिशन में याद कीजिए बच्चा, मिनरल न्यूट्रिशन में ये लिखा था। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा में पोटेशियम के साथ साथ क्लोराइड का भी इंपॉर्टेंट रोल है। पोटेशियम एंड क्लोराइड विल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। ये मैं नहीं कह रहा। अंदर में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, बाहर से कौन आया, Cl-, केटायन एनायन बैलेंस, बैलेंस करने के लिए। अंदर में पोटेशियम क्यों आया, अंदर में पोटेशियम क्यों आया सर, अंदर में से निगेटिव चार्ज हो गया था, H+ बाहर चले गए थे सर, H+ बाहर चला गया, अंदर में सर केटायन की कमी हो गई, उसे बैलेंस करने के लिए पोटेशियम आया है। इसलिए एनसीईआरटी में ये लिखा है बच्चा, केटायन एनायन बैलेंस में अगर केटायन का नंबर घट जाए सेल के अंदर पोटेशियम आएगा, अगर सेल के अंदर में एनायन का नंबर घट जाए, केटायन ज्यादा है एनायन कम है, निगेटिव चार्ज कम है, तो बेटा क्लोराइड आयन एंट्री मारता है। ये मैं नहीं कहता, मिनरल न्यूट्रिशन में ये लिखा है बच्चा, केटायन एनायन बैलेंस में पोटेशियम और क्लोराइड का इंपॉर्टेंट रोल है। बोले ठीक है। अब सोचो ना, अब कहानी क्लियर करो यार। पोटेशियम ज्यादा, पोटेशियम विल बाइंड विद द मैलेट आयन एंड दे विल स्टोर्ड इनसाइड द वैक्यूल। पोटेशियम और मैलेट आयन जुड़ जाएंगे और बनेगा पोटेशियम मैलेट। तो देखिए ना, पोटेशियम मैलेट बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, क्लोराइड भी बढ़ते जा रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, पोटेशियम ज्यादा, मैलेट ज्यादा, Cl- ज्यादा, धीरे धीरे क्या हो रहा है सर, सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ रहा है या घट रहा है सर, सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा सर, ऑस्मोटिक प्रेशर से पानी लेने की एबिलिटी बढ़ती है, तो सर इंडोऑस्मोसिस होगा, इंडोऑस्मोसिस होगा तो सेल के अंदर पानी आएंगे, पानी आएगा, सेल विल बिकम टर्जिड, टर्जिड, और टर्जिड सेल में लगेगा टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर सर, टर्गर प्रेशर क्या होता है, दीवार पे कितना धकेलते हो, ताकत लगाते हो,
सर बाहर का दीवार पतला है, ज्यादा ताकत लगेगा, अंदर का दीवार सर मोटा है, कम ताकत लगेगा। तो अब सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल भी उसे सपोर्ट कर रहा है। हाँ स्ट्रेच और करो, टेंशन मत लो, सेल वेल टूटेगा नहीं, स्ट्रेच करा देंगे, और स्ट्रेच करो। स्ट्रेचिंग होते गया, जब स्ट्रेचिंग खूब हो जाएगा तो अपने आप बच्चा स्टोमाटा का जो पोर है वो बड़ा हो जाएगा। इसी को कहते हैं स्टोमेटल ओपनिंग। ये हो गया स्टोमेटल ओपनिंग। तो यही आपको कहानी क्लियर होनी चाहिए। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम एग्जाम में देखोगे लगातार बच्चा इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हमने ज्यादा डिटेल से थोड़ा पढ़ाया क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है। किस मिनरल का इंपॉर्टेंट रोल है? पोटेशियम। हाँ कौन बेस्ट मॉडल है? आंसर लेविट मॉडल। क्या नाम दिया था सर? पोटेशियम आयन पंप थ्योरी। ठीक है, क्लियर है सर? रात में बंद कैसे होगा? सर रात में बंद कैसे होगा? इसका रिवर्स, लेकिन इतना आसान नहीं। इसका रिवर्स करेंगे लेकिन आसान नहीं है, सिंपल भाषा में सीखिए। इसका रिवर्स कैसे होगा? सिंपल भाषा में बच्चे, ज्यादा नहीं, और पूछा भी नहीं जाएगा। रात में सर, नाइट, रात हुई, बोलिए रात में बच्चा, ठीक है रात हुई, रात में क्या होगा कि पीएच विल डिक्रीज। क्यों डिक्रीज होगा मैं बताऊंगा, या सीख ही लो यार। पीएच विल डिक्रीज, जो अंदर का जो पीएच होता है वो डिक्रीज हो जाएगा। बोले ठीक है, जब पीएच डिक्रीज होगा, एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर में पीएच क्यों डिक्रीज होगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होने लगेगा ना, जो आपका बच्चा लोग मैलिक एसिड था, मैलिक एसिड था ना, मैलेट आयन था ना एक्चुअली में, दे हैव नॉट द मैलिक एसिड, दे हैव द मैलेट आयन। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, सिंपल सा समझो, मैं इसी में समझा रहा हूं, इतना कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत नहीं। एक मिनट देखो, रात के टाइम में क्या होगा, पीएच घटेगा। पीएच जब घटता है तो एक हार्मोन रिलीज होता है बच्चा, जिसका नाम है एब्सिसिक एसिड। और इजी कर देता हूं, पीएच जब घटता है, याद रखना कभी भी पीएच आप घटाइएगा ना, एक हार्मोन बनेगा एब्सिसिक एसिड। और अपने कॉन्सेप्ट को एनसीईआरटी से थोड़ा सा रिलेट करो। एब्सिसिक एसिड का मेन काम अगर पूछा जाए तो आप बोलते हो स्टोमाटा का बंद होना, स्टोमाटा का बंद होना। आज सीखो क्यों स्टोमाटा बंद होता है, ये एनसीईआरटी में लिखा है बच्चा। एब्सिसिक एसिड हार्मोन में एनसीईआरटी में स्टेटमेंट है, एब्सिसिक एसिड विल क्लोज द स्टोमाटा। एक मिनट, स्टोमाटा का बंद होना, ओपन नहीं, क्लोज, क्लोज। ध्यान से सुनना सर, कैसे? एक लाइन में मैं बताता हूं। एब्सिसिक एसिड क्या करेगा, इस जो पंप को बंद कर देगा, इस पंप को बंद करने के अलावा रिवर्स कराएगा। जो आपका पंप चल रहा था, H+ जा रहा था, पोटेशियम अंदर आ रहे थे, इस पंप को जस्ट रिवर्स करेगा। रिवर्स करने का मतलब है कि अंदर के तरफ आप H+ आने लगेंगे, बाहर के तरफ K+ जाएगा। बस इतना याद रखो, सारे आंसर सॉल्व हो गए। एब्सिसिक एसिड इस पंप पे गया और पंप को बोला कि आप अंदर में रिवर्स कीजिए, पोटेशियम को बाहर भेजिए, पोटेशियम को ई फ्लक्स कराइए, बाहर भेजिए, और अंदर में मेरा H+ को अंदर लाइए। बस आंसर क्लियर है। अगर पोटेशियम अगर बाहर चला गया, H+ अंदर में आएगा, मैलिक एसिड से बाइंड करेगा, मैलिक एसिड अब रिवर्स प्रोसेस स्टार्ट करेगा, मैलिक एसिड बना ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, फिर वो बन जाएगा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में। उल्टा प्रोसेस अब स्टार्ट हो गया। अगर अंदर में पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन घटेगा, मैलेट आयन का कंसंट्रेशन घटेगा, तो Cl भी उधर ही चला जाएगा, जिधर पोटेशियम जाता है उधर ही क्लोराइड जाता है। तो धीरे धीरे अंदर का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, घटेगा। अगर अंदर का ऑस्मोटिक प्रेशर घट गया तो क्या होगा, एक्सोऑस्मोसिस या इंडोऑस्मोसिस? तो सर पानी बाहर निकलेगा, एक्सोऑस्मोसिस।
अगर पानी बाहर निकल गया तो सेल सर फ्लैसिड हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, सिकुड़ जाएगा, फ्लैसिड हो जाएगा, और जो आपका टर्गर प्रेशर लगा हुआ था वो तो जीरो हो गया। फ्लैसिड सेल में टर्गर प्रेशर जीरो हो जाता है। तो आपका जो स्ट्रेचिंग हो रहा था, टर्गर प्रेशर स्ट्रेच कर रहा था, तो क्या अब स्ट्रेचिंग होगा? टर्गर प्रेशर धकेल रहा था, टर्गर प्रेशर जीरो हो गया, तो क्या स्ट्रेचिंग होगा? तो अब सिकुड़ गया, अब क्या होगा? गार्ड सेल अपने अंदर की तरफ मूवमेंट करेगा, अंदर की तरफ आएगा, और स्टोमाटा का पोर धीरे धीरे छोटा होते चला जाएगा। इसी को कहते हैं क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। स्टोमाटा का जो पोर है वो धीरे धीरे, यानी दोनों गार्ड सेल पास आते चले जाएंगे। स्ट्रेचिंग कम होते गया तो दोनों इनर सेल वॉल पास आते चले जाएंगे और स्टोमाटा बंद हो जाएगा। इसलिए याद करो, जब मैंने तुम्हें हार्मोन चैप्टर पढ़ाया था तो बोला था एब्सिसिक एसिड स्टोमाटा को बंद करता है, और जो आपका साइटोकाइनिन होता है वो स्टोमाटा को खोलता है। स्टोमाटा को खोलने का काम कौन करता है? साइटोकाइनिन ना। तो आपने जो ओपनिंग पढ़ा उसका रिवर्स कर दो, जो आपने ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा पढ़ा उसका जस्ट रिवर्स कर दो क्लोजिंग का कॉन्सेप्ट, तो वहां पर कौन सा हार्मोन आ जाएगा? एब्सिसिक एसिड। एक ही चीज कंफ्यूज करता है जो मैं बता रहा हूं, क्या अगर ये देखिए लीफ है, अगर लीफ के पास में जहां स्टोमाटा वहां पर CO2 का कंसंट्रेशन अगर तुम बढ़ा दोगे ना तो स्टोमाटा अपने आप क्लोज हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर तुम स्टोमाटा के आसपास में ढेर सारा CO2 बढ़ा दो तो स्टोमाटा अपने आप बंद हो जाएगा, क्लोज। क्यों? क्योंकि CO2 अगर बढ़ा दोगे तो गार्ड सेल के अंदर, देखिए ये गार्ड सेल, CO2 खूब सारा बढ़ाया तो CO2 अगर ढेर सारा बढ़ेगा तो ये वाटर से बाइंड करेगा और बनेगा। थोड़ा लॉजिकल सोचना, CO2 ज्यादा बढ़ा दिया, वाटर से बाइंड किया, वाटर से जब बाइंड करेगा तो क्या होगा? सोचिए, H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनेंगे, और H2CO3 कार्बोनिक एसिड है, टूटेगा H प्लस में और HCO3 माइनस में। H प्लस धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा, तो H प्लस का बढ़ना तो पीएच बच्चा डिक्रीज होता है, पीएच डिक्रीज होता है, और जैसे ही पीएच घटता है, पीएच घटता है, पीएच अगर घटेगा तो बच्चा एब्सिसिक एसिड रिलीज होता है, और एब्सिसिक एसिड इस पंप को, जो मैंने इस साइड बनाया था पंप, उस पंप को रिवर्स डायरेक्शन में लीड करेगा, पोटेशियम को बाहर कराएगा और अंदर में H प्लस को लाएगा। पोटेशियम बाहर गया तो क्लोराइड भी बाहर आएगा, अंदर में पोटेशियम का कंसंट्रेशन घटा, क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन घटा, ऑस्मोटिक प्रेशर घट जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर घटा, पानी बाहर निकलेगा, एग्जॉस्मोसिस, पानी बाहर निकलेगा तो सेल में लॉस ऑफ वाटर से बनेगा फ्लैसिड, सेल सिकुड़ जाएगा, और जब सिकुड़ेगा तो गार्ड सेल क्या होगा? सिकुड़ रहा है, स्ट्रेचिंग खत्म हो रहा है, धीरे धीरे दोनों इनर सेल वॉल क्लोज आ जाएंगे और स्टोमाटा का जो पोर है धीरे धीरे छोटा होते चला जाएगा। इसी को कहते हैं क्लोजिंग हो गया। इसलिए अब तुम पूछ सकते हो सर रात में पीएच क्यों डिक्रीज हुआ था? मैंने बोला था ना मैं बाद में बताऊंगा पीएच डिक्रीज क्यों हुआ था। इसका लॉजिकल आंसर है, ये लीफ है, बताइए बच्चा, रात हो गई, शाम 6 बजे 7 बजे गए, 7 बज रहे, क्या प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा? क्या प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा? रात हो गई है, रात हो चुकी है, लाइट रिएक्शन बंद हो गया, फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा। अगर फोटोसिंथेसिस रुक गया, अगर फोटोसिंथेसिस रुक गया, ध्यान से सुनिएगा, तो अंदर के जो सेल है बच्चा, अंदर के जो सेल है मीजोफिल सेल, अंदर के जो सेल है मीजोफिल सेल, वो फोटोसिंथेसिस हम नहीं कर रहे। लेकिन बेटा रिस्पिरेशन तो 24 घंटे चलता है, रिस्पिरेशन तो 24 घंटे चलते जाता है, तो अंदर में ढेर सारा CO2 बनते रहेगा, CO2 ढेर सारे बनते रहेंगे, ढेर सारा CO2 बनते रहेगा, क्योंकि वो रिस्पिरेशन कर रहे, फोटोसिंथेसिस बंद हो चुका है, और ढेर सारा CO2 बनेगा बच्चा, तो स्टोमाटा
गार्ड सेल के पास CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा, CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा, तो CO2 वाटर से बाइंड कराएगा, एसिड में कन्वर्ट, एसिड H+ रिलीज करेगा, और H+ का बढ़ना pH को डाउन करेगा, घटाएगा, तो pH विल डिक्रीज। pH अगर डिक्रीज हो गया तो हार्मोन आएगा एब्सिसिक एसिड, और वो स्टोमाटा को क्लोज कराने में हेल्प करेगा। इसलिए मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बोला था, देख लीजिए, इस थ्योरी को ABA थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि एब्सिसिक एसिड का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो चलो मैंने बहुत डिटेल से बताया, बहुत डिटेल से बताया, इतना जरूरत नहीं था, लेकिन आपको एक फायदा है कि अब आपको कभी भी क्वेश्चन बनाने में डिफिकल्टी नहीं होगी। अब कैसा भी क्वेश्चन करोगे आसानी से ये सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आपको अगर डिफिकल्टी हुई तो एक बार वापस से रिवाइंड कर लीजिएगा लेक्चर को। चलो तो अब बताओ किसे किसे समझ में आ गया? चलो फटाफट, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल से बताया, बहुत टाइम लिया इसमें। ठीक है, आप कर लोगे। तो अब कितना तुम क्वेश्चंस बनाते हो ये इंपॉर्टेंट है। देखो समझना, ठीक है तुमने समझ लिया, अच्छी बात है, पर छोटा सा कॉन्सेप्ट था, पानी अंदर जाएगा तो टर्जिड होगा तो खुल जाएगा, पानी बाहर निकलेगा फ्लैसिड होगा तो बंद हो जाएगा, लेकिन उसे एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। तो मैंने आई थिंक सभी लोगों को समझ में आ गया। तो जिनको अगर इश्यू हुआ होगा तो वापस एक बार रिवाइंड कर लेना, सबसे बड़ी बात यही है। चलो ठीक है, तो अब जाइए और फटाफट इससे सारे क्वेश्चंस बना लीजिएगा। मैंने बहुत डिटेल में बताया इस चैप्टर के एक एक पॉइंट को, बहुत डिटेल से मैंने कराया। तो चैप्टर से अगर क्वेश्चन छूटता है तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। चलो ठीक है फिर।